ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरेणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते दैव्यदिते अग्निमन्नाद्मन्नाद्यायादधे आयङ्गोः पृश्निनक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन्महिषस्सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्तया सुकल्पमग्ने तत तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगुं समिमं दधातु बृहस्पतिर्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागुश्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीद समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यङ्गी महीधरणी महो व्यथिष्ठा श्रृंगे श्रृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसरी दिहा वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी शोपरिधत्तं परिगाय विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकं यजमानाय कृण्वति। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय माता वसुंधरा। अमित जी, ताज जी, बबीता जी, गीता जी, सभी को साधुवाद। आज एक वृद्धा महिला का मैंने रखा था, लेकिन जो लेडी उनकी हेल्प करने वाली थी उनको जोड़ने के लिए वो बिजी है, तो इसलिए मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है। वो मुझे बताएगी कि वो कब फ्री है, तब उस समय हम उसे रखेंगे। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है विनाशकारी पंथों में अनैतिक सम्मोहन। तो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक शोध कार्य है स्टीव डुब्रो और लिंडा डुब्रो का, और इनकी शक्लें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन्होंने इस बात पर रिसर्च करी है। बेसिकली इन्होंने ये कहा है, जैसे कोई हिप्नोसिस में जाता है तो आप उसकी बात सुनना चाहते हैं हिप्नोसिस में, और कई जो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं पेशेंट की, तो वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बस वो इसलिए जानने के लिए, ये नहीं कि वो सजेशन दे। अगर आप किसी व्यक्ति को बड़े आराम से हिप्नोसिस स्टेट ऑफ माइंड में सजेशन दे सकते हैं, और रिपीटेड ऐसा करने से क्या होता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है उस व्यक्ति की।
तो ये सब जो है रिसर्च से निकला है और उनके रिसर्च को हम पढ़ेंगे। 1 पेज का है बस, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है और जहाँ तक मुझे पता है ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं वो अनट्रेन्ड हैं। उन्होंने कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं लिया है हिप्नोटाइज़ करने का और जो भी आती हैं उनका वो उनके वीडियो वो भी पड़े हुए हैं, रिग्रेशन थेरेपी पास्ट और पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन और ये सब करवाने का और उसमें वो सजेशन भी देती हैं, जो कि एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, इस पर उनको जेल होनी चाहिए। पर हमारे देश में जो है इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं कि इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं बड़ी आसानी से और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मैंने पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ा है, तो इनकी रिसर्च जो है वो हम मेंशन करेंगे। ये है इस आर्टिकल को पैट्रिक रायन ने लिखा है, लेकिन ये रिसर्च जो है वो लिंडा डुब्रो और उनके हस्बैंड होंगे शायद स्टीव डुब्रो इनकी है और इस इसका टाइटल है कि द मैनिपुलेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अनएथिकल हिप्नोसिस इन डिस्ट्रक्टिव कल्ट्स। इसी को मैंने हिंदी में भी कर दिया है कि आध्यात्मिक अनुभव का हेर-फेर, विनाशकारी पंथों में अनैतिक सम्मोहन। तो अनैतिक सम्मोहन, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा देखती हूँ और बड़ा होता है तो यहाँ पर जो है ना हम देखेंगे कि पंथ और मास थेरेपी इंडोक्ट्रिनेशन की प्रक्रिया में सम्मोहन के समान चेतना के ट्रांस जैसी अवस्थाओं के बार-बार प्रेरण शामिल हो सकते हैं। पर्यावरण, नियंत्रण, सामाजिक हेरफेर, अलगाव और निर्धारित चेतना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है समझना मुझे इसमें। मतलब बेसिकली क्या है कि जब हम किसी भी कल्ट को इंडोक्ट्रिन करते हैं मतलब किसी को कल्ट में खींचना हो अगर, तो मैं आपको वैसे ही बताती जाती हूँ। तो किसी को अगर हमें अपने कल्ट में खींचना हो 1 मिनट, इसको चला लेती हूँ। मैं बेसिकली उसी आर्टिकल को जो है ना इंग्लिश में पढ़ के और आपको हिंदी में आसान सी भाषा में बता रही हूँ क्योंकि हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें बड़े क्लिष्ट शब्द लिखे हुए हैं और इसलिए हम इसको इंग्लिश में ही मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये जो हम कल्ट और मास लोगों को इंडोक्ट्रिन करते हैं तो उसमें क्या है, ये लोग जो है उनको ट्रांस लाइक कॉन्शसनेस में ले जाते हैं। मतलब वो एक हिप्नोसिस जैसी स्टेट होती है। मतलब वो हिप्नोसिस की तरह होता है और वो कैसे करते हैं उसके एनवायरनमेंट का कंट्रोल करते हैं। एनवायरनमेंट कंट्रोल का मतलब ये है कि वो कि आप कहाँ पर बैठे हैं, आपका जो वातावरण है, आप किस कमरे में हैं, आप बाहर नहीं हैं, आपको एक स्पेशल जैसे यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों का लाल रंग का कमरा है, तो वहाँ पर करते हैं या इस तरह वो आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। आपको सोशली मैनिपुलेशन करते हैं। सोशल मैनिपुलेशन ये है कि आपको आपके संबंधियों से काट देना, आपको अपने फ्रेंड से काट देना। यहाँ तक कि ब्रह्म कुमारी भी ब्रह्म कुमारी से ज़्यादा बात करती है, तो उनको ये भी नहीं पसंद है। आइसोलेट कर देना आपको और कॉन्शियस ऑल्टरिंग टेक्निक्स यूज़ करना। अब ये कॉन्शियस ऑल्टरिंग टेक्निक क्या है कि बार-बार सेम बात को चांट करना, मेडिटेट करना, प्रेयर करना उस पर। जैसे कोई इनकी लाइन है कोई भी इनकी लाइन होगी मुझे नहीं पता, आप ही लोग बताइए इनकी क्या ऐसी लाइन है जो ये रिपीट करते रहते हैं उसको। तो ये है रिपिटिटिव ये साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग टेक्निक है ये, जिसमें ये बार-बार उसी चीज़ को चांट करते रहते हैं। तो इसमें अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस हो जाती है कि हम उसी जिस हिप्नोसिस स्टेट में लाए हैं, ये फुसफुसा के वही शब्द बोलते हैं, तो हम उसी अवस्था में पहुँच जाते हैं। क्योंकि रिपीट करने से हमें वही चीज़ रिपीट हो जाती है और अब जो है ना बहुत सारी रिसर्च हो गई है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारे इमोशंस हैं, यहाँ तक कि हमारा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। लेकिन आप किसी को जब वो हिप्नोटिक स्टेट में हो, तो उसको बोल सकते हैं कि
अरे तुमने तो बाबा के दर्शन कर लिए, तुमने तो बाबा के स्थान पर शिव को देखा, तुमने तो ये देखा। तो जरूरी नहीं उसने ऐसा देखा हो, पर आपने उसके दिमाग में जब वो हिप्नोटिक स्टेट में था तो ये चीज डाल दी कि वो ऐसा देख रहा है। तो ये जो है, अब जो लोग हिप्नोसिस करते हैं उनको उनका कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी दूसरा जो हिप्नोटाइज कर रहा है डॉक्टर, वो अपनी तरफ से सजेशन नहीं कर सकता है। और हिप्नोटाइज कोई अपना पास्ट में, जैसे को जिस किसी की अल्कोहल की प्रॉब्लम है, ड्रग लेने की प्रॉब्लम है, मोटापा है, कोई उसके बचपन का वो है, फियर है जिससे वो डरता है, ये सब बातें पता लगाने के लिए हिप्नोसिस यूज होता है। या किसी ने कोई क्राइम देखा हो और उससे उसको स्टक हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई हो, तो उन उन सब चीजों में हम इस तरह के एक्यूट चीजों में हम यूज करते हैं हिप्नोसिस उस व्यक्ति के फायदे के लिए कि हम उसके मन को जान सकें। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से उसको सजेस्ट करें कि भाई तुमने ये देखा या वो देखा। लेकिन ये बहुत होता है, ये एक अनएथिकल, कुछ लोग क्या करते हैं इसको अपने फायदे के लिए दूसरे की मेमोरी में गलत गलत स्मरण भी डाल देते हैं कि देखो बचपन में मैं यहाँ खेलता था, ये वो, ये सब झूठ बातें डाल देते हैं। तो तो ये क्या करते हैं, इस तरह अनएथिकल तरीका अपनाते हैं। और ये भी पाया गया है कि इस चीज को मैं दिखा के आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि दिखाऊंगी तो आपकी आंखों की दृष्टि भी इन्वॉल्व होगी उसमें। तो ये मैं दिखा के पढ़ूंगी ये वाली लाइन, और वो भी हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ देखिए, बार बार और लंबे समय तक, बार बार मतलब रिपीट करना, और बहुत लंबे सालों तक मतलब कृत्रिम निद्रावस्था के प्रेरण के अधीन होने से रूपांतरण की निर्णय लेने और नई जानकारी का मूल्यांकन करने की क्षमता क्षीण हो सकती है। इसका लाइन का अर्थ क्या है कि अगर कोई आपको जो है झूठी नींद दिलाए, अब यहाँ पर जब उसका छापा पड़ा था वीरेंद्र देव दीक्षित का, तो वहां पे उसने मोटे मोटे काले काले वो कर्टन से लगा रखे थे, तो वो धूप नीचे आता था। और वहां पर बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं जहां पर बिल्कुल सूर्य की रोशनी ना आए और इस तरह से, तो वो मेलाटोनिन क्रिएट हो जाता है और वो निद्रा में निद्रा बढ़ाता है। तो किसी को कृत्रिम निद्रावस्था में रखना मतलब आर्टिफिशियल सोने का, यानी कि उसको अपने आप से नेचुरल नींद आनी चाहिए रात को, लेकिन आप उसको जो है इस तरह से हिप्नोटाइज करने के लिए उसको आर्टिफिशियल नींद दिलाते हो। और बार बार ऐसा करने से, अगर आप किसी को बार बार हिप्नोटाइज करके आर्टिफिशियल नींद दिलाते हो, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि वो निर्णय लेने की शक्ति उस व्यक्ति की बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसके बाद वो ऐसा डमी बन जाएगा कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी, वो खुद से डिसीजन लेने का और किसी भी जानकारी को, तभी देखो यहाँ पर जितने भी बीके एक्स ये आते हैं ना, बीके वाले, इनको हम कुछ भी बोलते रहे, हम इनको समझाते हैं तो इनको समझ नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता कि इनका ब्रेन बंद हो चुका है, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी खत्म हो गई है। तो इसलिए हमको लगता है इनको इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। वो इसलिए कि इनकी क्षमता जो है बार बार हिप्नोसिस से इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी खत्म हो गई है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर एक साइकोलॉजिस्ट का पेपर पढ़ के अपनी जागरूकता मैं बढ़ाती हूँ और मैं जानकारी लेती हूँ कि आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते हैं और इनके दिमाग में कितना मोटा कैसे है कि इनके कोई बात ठुसती ही नहीं है अंदर। मतलब हम कितना कुछ इनको बताते हैं फिर भी वो वही बात बोलते रहते हैं, पागलों की तरह सेम लाइन लाइन यहाँ पे आके बोलते रहते हैं। और इनको एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आती, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये कोई एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इनकी कॉग्निटिव फंक्शन खत्म हो चुका है। ये है इसके पीछे का कारण, क्योंकि बार बार हिप्नोसिस करने से एक व्यक्ति की वो क्षमता चली जाती है। तो ये सचमुच में एकदम ही विक्टिम जैसे हैं। और जो हम उनको जो बार बार ये ऑल्टर्ड अवेयरनेस करते हैं, वो क्या होता है, लॉक इन हो जाता है और एक कंडीशनड पर्सनैलिटी रिस्पॉन्स पैटर्न बन जाता है।
मतलब ये उनका एक लॉक्ड इन हो गए। मैं मुझे याद है बचपन में ना, जैसे हम लोग बच्चे होते थे तो हम एक-दूसरे को मुँह चिढ़ाते थे। तो मेरी माँ बोलती थी, देखो जैसा एक बार ईश्वर निकलते हैं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए वो ऐसा एग्ज़ाम्पल बोलती थी, देखो एक बार ईश्वर निकलते हैं तो जैसा तुमने मुँह बनाया है ना वैसे ही तुम्हारा मुँह रह जाएगा। तो हम लोग बड़ा डरती थी मैं बाद में कि हम ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, किसी को जीभ चढ़ा रहे हैं तो हम कहीं ऐसे ही ना रह जाएँ और हमारा मुँह ऐसे ही ना हो जाए। और मेरी मम्मी तो एक भयंकर कहानी भी सुनाती थी बचपन में कि एक बच्चा था, वो ना ऐसे दूसरों को जीभ चढ़ाता था, तो बाद में ईश्वर वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा अब इसका सबका मुँह वैसे ही रह जाए, तो उसका मुँह हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया। तो मेरे को ना इस बात का बड़ा था कि कोई हम मुँह ना बनाएँ किसी की तरफ, नहीं तो हमारा मुँह जो है ना वो हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में सच्ची बात है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर निकल रहे हैं और वो तुम्हारा मुँह टेढ़ा ही कर देंगे। लेकिन ये है कि जो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जिसमें ये ले जाते हैं आपको ट्रांस की स्थिति में, कई बार आप उस स्थिति में लॉक्ड हो जाते हो। इसका कहने का अर्थ ये है कि आप उस स्टेट से बाहर ही नहीं आते। अब कई लोग ऐसे यहाँ घूम रहे होंगे जो हिप्नोटाइज़्ड खुद से हैं, क्योंकि ये कुछ ऑटो हिप्नोसिस करते हैं कि खुद से तुम ये फुसफुसा के बोलते हैं तो वही चीज़ें एकदम से सेट हो जाती हैं। जैसे कि एक आदमी था, मुझे याद है मैं कोलंबो बहुत देखती हूँ, तो उसमें ना एक मर्डर हुआ था। तो उनको समझ नहीं आया कि ये कुत्ते ने इसको मतलब बाद में पता चला कि कुत्ता जो था वो काटता था, तो वो उस उन्होंने टेस्ट किया, कुत्ते को बोला गो बाइट, गो अटैक, ये वो कई चीज़ें बोली, लेकिन वो कुत्ते ने नहीं अटैक किया बल्कि वो चाटता था। तो उनको लगा ये क्यों जो है कुत्ता जो है इसने मर्डर कैसे किया है? तो बहुत बाद में पता चला कि वो आदमी ना उसका पुतला ले जाता था वहाँ पे और टाँगता था, जिसको उसे मारना था, और फिर कुत्तों को ना उसने ट्रेन कर दिया था एक वर्ड पे, रोज़मेरी पे। और वो भी उसको जो है एक जो डिटेक्टिव था उस सीरीज़ में कोलंबो जो मैं देखती थी पहले बहुत पहले। तो मुझे बड़ा पसंद था वो कोलंबो, एक इटालियन डिटेक्टिव था। वो गरीब-सा था, हर वक़्त पहुँच जाता था और किसी के पीछे चींटे की तरह पड़ जाता था और फिर उसके पीछे-पीछे लगा रहता था। वो व्यक्ति चिढ़ जाता था और वो ना हर चीज़ में डिटेक्टिव उसकी तारीफ़ करता था, "अरे! तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारा ये तो बड़ा अच्छा है।" एनीवेज़ उसने एक वर्ड गेम खेला, तो जैसे ही उस रोज़मेरी वर्ड आया तो कुत्ते भौंकने लगे, जो कि पुलिस स्टेशन में थे। तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये वर्ड है जो अटैक का वर्ड है रोज़मेरी। तो वो रोज़मेरी बोलता था किलर, तो कुत्ते सारे जो है ना वो सामने वाले को फाड़ डालते थे। मतलब पूरी तरह से उसको काट-काट के मार डालते थे, जब तक उसकी अंतड़ियाँ बाहर से ना निकाल लें, वो कुत्ते इतने खूंखार अटैक करते थे। तो मैंने ये आपको बताया कि ये भी एक शब्द है जिस पर इन लोगों को इन्होंने ट्रेन करा हुआ है, इनका माइंड जो ऑटोमैटिक हिप्नोसिस में चला जाता है। तो क्योंकि ये जो फुसफुसा के बोलते हैं ना, मैं एक दिन वीडियो देख रही थी, पता नहीं इन्हीं ब्रह्म कुमारी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, एक तो दशरथ भाई पटेल, एक विष्णु पार्टी, एक फलानी पार्टी ऐसी ही एक है, उसमें एक लड़की है, मतलब आप लोग जानते हो उसको, शायद देवकी नाम है, क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता, उषा नाम है, देवकी या कुछ ऐसा ही नाम है, वो ऐसे बोल रही थी, तो ऐसा हुआ, ऐसे कर कर के बोल रही थी, तो मैंने कहा ये कैसे बोल रही है? तो ये हिप्नोटिक स्टेट ऑफ माइंड लाने के लिए ऐसे फुसफुसा के बोल रही है। मतलब कोई ना कोई इनका दिमाग में चाल होगी, तभी तो वो ऐसा बोल रही है, ऐसे फुसफुसा के उसको बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ये कुछ ना कुछ ही चीज़ पर आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, और जब कई लोग जो हैं वो उसी में लॉक इन हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया, जैसे मुँह टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, तो मतलब उसी में वो यहाँ पर हिप्नोटाइज़्ड घूमते रहते हैं। आपको वो मनुष्य लगते हैं कि ये ब्रह्म कुमार है, एक्चुअली में वो हिप्नोसिस से बाहर ही नहीं आया। ऐसे लोग भी हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लिंडा डुब्रो और स्टीव डुब्रो का जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका रिसर्च है ये। और हाँ, तो ये लॉक इन हो जाते हैं, और क्या होता है, अम, इनके अंदर जो है पीरियोडिक एपिसोड्स होते हैं अनवांटेड ट्रांस एक्सपीरियंसेस की, जब ये छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ।
कि जब मैंने इन लोगों से बात की, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं समझ नहीं पाई अचानक से, जब मैं इतना पढ़ती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि सतीश जी जो यहाँ पर बीके सतीश जी जो हैं, वो जब आए थे तो उन्होंने कहा जब मैंने कल्ट छोड़ा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे लगता था मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ। बार-बार ऐसा लगता था मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ। तो उसका आंसर मैं अब देती हूँ, तब उस समय मेरे को लगा कि भई ऐसे ही लगता होगा इनको, क्योंकि कष्ट लगता है तो ऐसे ही कुछ होता होगा, लेकिन इसका आंसर मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि वो रेगिस्तान में खड़े हैं या ऐसा कुछ, तो उसका आंसर ये है और मैं दिखा के पढ़ूँगी आपको। यहाँ देखिए, एक परिणाम अवांछित ट्रांस अनुभवों जिसको फ्लोटिंग कहते हैं, के आवधिक एपिसोड हो सकते हैं, जो एक पंथवादी के अपने समूह से बाहर निकलने के बाद महीनों या वर्षों तक होते हैं। ये ट्रांस अनुभव है। तो इन्होंने जो है ऐसा अनुभव भी आपके अंदर डाल दिया है कि भई आप कल्ट छोड़ोगे तो आप ऐसे रेगिस्तान में खड़े होगे, और वो अनुभव भी करा के आपको छोड़ा है। यानी कि जिस जब आप ये छोड़ते हैं, तब आप अपने आप जब ट्रांस में चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये कई वर्षों तक आपके रह सकता है ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सम्मोहन है ना, तो आपका जितना दिमाग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उतना आप जल्दी बाहर आओगे, और जितना आपका वीकर है, उतने समय तक आपका चलता रहेगा ये ट्रांस का स्टेट। तो ये है इसका आंसर। और जो अब बहुत सारे नए-नए रिलिजन्स निकल आए हैं, मास थेरेपीज़ निकल आई हैं, जिसको कल्ट्स कहते हैं। बहुत डिबेट्स होते हैं और एथिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इन प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट और काउंसलर्स के लिए। और कल्ट्स ने क्या किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोगों के अंदर भी बहुत बड़ा और ड्रास्टिक चेंज और पर्सनैलिटी चेंज ले आते हैं। और आप सोचो, ये कल्ट तो बेवकूफ़ों का कल्ट है, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ हैं, ब्रह्म कुमारियाँ, ये तो कम पढ़ी-लिखी हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कल्ट इग्नोरेंट नहीं है। न ही ये कमज़ोर विल के हैं, न ही ये इमोशनल डिस्टर्ब्ड हैं। क्योंकि ये जो सडन पर्सनैलिटी चेंज अंडर स्ट्रेस होता है, इसको स्नैपिंग कहा जाता है। और ये जो है ये कोई मेथड है एनवायरमेंटली इंजीनियर्ड एटीट्यूड चेंज, कोर्सिव परसुएशन एंड डिसगाइज्ड हिप्नोसिस। तो ये एक और भी चीज है। ये जो कल्ट हैं, ये बता रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मूर्ख अज्ञानी है, कम विल वाले हैं या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, बल्कि एक शब्द आता है स्नैपिंग। जैसे किसी का हस्बैंड या वाइफ ना वैसे तो बड़े अच्छे हैं, पर अचानक से उनको ना एकदम से किसी चीज़ पे गुस्सा आता है और उनका बिल्कुल बिहेवियर, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हम उसको स्नैपिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं आम तौर पे, मैरिड लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया है, मैं भी बोलती हूँ कई बार जब मेरे हस्बैंड एकदम से रिमोट छोड़कर जाने लगते हैं, ओके यू कैन वॉच टीवी। तो मतलब ऐसा कुछ किसी भी चीज़ में स्नैप करते हैं, तो मैं बोलती हूँ व्हाई आर यू स्नैपिंग? तो ये स्नैपिंग वर्ड बड़ा कॉमन है कि जो उनके नेचर के खिलाफ हो, तो हम अचानक से उसको बोलते हैं ना, तुनक मिजाज। कोई तुनक मिजाज है ना, हर चीज़ में तुनक गया ये तो उसको स्नैप बोलते हैं। तो स्नैप कर जाता है, तो इस सडन पर्सनैलिटी चेंज को स्नैपिंग बोलते हैं। और इसके ऊपर शोध किया है कॉनवे और सीजलमैन ने। और इसमें अगर हम किसी का एनवायरनमेंट को जो है इंजीनियर कर दें, मतलब उसको ऐसा वातावरण दें जिसमें कि वो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए, ये एक छुपा हुआ हिप्नोसिस है। तो एक तो होता है जो वैसा हिप्नोसिस है, एक एक होता है छुपा हुआ हिप्नोसिस, जब हम उस व्यक्ति को अचानक से उसका एनवायरनमेंट बदल दें चुपचाप से, या उसको जो है परसुएशन करें बड़ा फोर्सफुली, तो ये एक तरह का छुपा हुआ हिप्नोसिस है। और बहुत सारे लोग इस बात पर डिबेट करते हैं कि क्या ऐसी टेक्निक्स जो है माइंड कंट्रोल के लिए
जो है यूज़ होती हैं, क्या ये मतलब अप्लाई होनी चाहिए? तो यहाँ पर बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं क्लार्क और लैंगॉन, उन्होंने कहा है कि हाँ, इससे माइंड कंट्रोल होता है। अम, और उन्होंने ये पाया है कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और माइंड कंट्रोल जो है वो कल्ट्स में होता ही होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी को रिपीटेड प्रोवोकेटिव स्टेट में रखें, या हम उसको बार-बार जो है तंग करने का स्टेट रखें, उसी तरह से हमारा एटीट्यूड भी बन जाता है। तो ऑब्वियसली, और कल्ट जो है माइंड कंट्रोल करते ही करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई कल्ट डेंजरस नहीं होते हैं, और बहुत सारे जो थेरेपिस्ट हैं और क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये पाया है कि ये जो कल्ट्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव हैं, ये लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस पेपर में जो अभी हम मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये तो खाली बैकग्राउंड था। ये पेपर जो लिंडा और स्टीव डुब्रो ने लिखा है, उसमें वो कल्ट के एक ही बात पर डील करेंगे, अनएथिकल यूज ऑफ कोवर्ट कम्युनिकेशन, परसुएशन और बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक यानी हिप्नोसिस। तो ये कह रहे हैं कि वो कल्ट जो एक चीज इस्तेमाल करता है कि अनएथिकल यूज ऑफ हिप्नोसिस, इसी बात पर वो उन्होंने उनका शोध है, और यही हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, वो पूरा ही यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में है। अच्छा, अब ये बोलता है कि कल्ट जो है, उस पंथ यानी सम्मोहन और विचार सुधार। तो लोग कहते हैं, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि लोग अचानक से कल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको सोशल प्रेशर दिया जाता है। जैसे किसी को थोड़ा सा प्रेशर डाला तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको टोटल एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जाता है, यानी कि तुम उसकी परिस्थिति ऐसे कर दो कि वो बेचारी जो है दर-दर भटक रही है, उसका पति जो है उससे उसको पिटवाओ, अब उसके पास कोई है नहीं जाने के लिए, तो ये तुरंत आ जाएगी कोई ब्रह्म कुमारी, तो वो कहेंगे हाँ, ये रास्ता ठीक है, तो मैं यहाँ चली जाती हूँ, कम से कम मेरे पास छत तो रहेगी। ये है एनवायरनमेंट कंट्रोल। मतलब कि तुमने उसको जबरदस्ती इस तरह की सिचुएशन में रखा कि अब वो कहाँ भाग के जाएगी, तो तुम एक तरफ से उसको डंडा मारो और दूसरी तरफ आ जाओ, हाँ हम तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं, मतलब इधर से डंडा मरवाओ यानी सूक्ष्म रूप से उसको तंग करवाओ। वैसे उसका हस्बैंड अच्छा था, तुमने अपनी साइकिक ऊर्जा या गंदी ऊर्जा भेज के उसके हस्बैंड से उसको पिटवा दिया। अब उस वुमन को इतना पीट-पीट के, और उसका कोई मान लो उसके रिश्तेदारों को मरवा दिया है, उसके माँ-बाप को इसका इसका कुछ कर दिया, और इसके बाद उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि वो तो दर-दर सड़क पे आ जाएगी। वो कहाँ छोड़ के जाएगी अपने हस्बैंड को? तो तुमने इधर से एक ब्रह्म कुमारी को भेजा जो उसको खूब प्यार दिखा रही है, उसको बोल रही तुम आओ ना सेंटर पे उसको अच्छा खाने को भी मिल रहा है। घर पे तो उसको अच्छा खाने को ही नहीं मिल रहा था, उसको तो बल्कि मार पड़ रही थी। अब यहाँ पर उसको एक राहत मिली, तो अब उसने उसके पास सब रास्ते बंद हो गए, इधर से सब सब जगह से पीट-पाट के उसको ब्रह्म कुमारी की तरफ धकेल दिया। तो ये है सोशल प्रेशर, ये है एनवायरनमेंट कंट्रोल। और कुछ लोगों को ये सिंगल आउट भी करते हैं, जो जो इनको चाहिए होते हैं, जो इनके आगे उसमें बढ़ोतरी कर सके। जैसे इन्होंने शिवानी को पकड़ा, भई शिवानी जो है पढ़ी-लिखी इंजीनियर है, तो इसको बुला लेते हैं, तो ये देखने में भी अच्छी-सी है, और ये सफ़ेद साड़ी पहन के अपना वो करेगी मोटिवेशनल, इसको इंग्लिश भी आती है, तो भई ये इसको हम इस काम में, इसको पैसा कमाने में लगा देंगे। तो इस तरह भी सोचते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट है जॉन क्लार्क, उसने बहुत सारे कल्ट ब्रेन वॉशिंग के बारे में बताया है कि ये लोग रिपीटेड इंडक्शन करते हैं, जिसमें ये लोगों को ट्रांस स्टेट लाइक कॉन्शसनेस में ले जाते हैं,
और देखिए हिप्नोसिस का भी समय होता है। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि घंटों तक हिप्नोसिस करते रहें। हिप्नोसिस जो डॉक्टर करते हैं उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 5 मिनट का या जो भी, मुझे नहीं मालूम कि कितने मिनट का होता है, पर एक फिक्स्ड छोटा-सा टाइम होता है। ये नहीं, ये लोग उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। मतलब बहुत देर तक आपको जो है हिप्नोटाइज़ करके रखती हैं ये ब्रह्म कुमारियाँ, बहुत लंबा समय जो है आपको हिप्नोसिस में डाल के रखते हैं कुछ कल्ट्स। अब मेरा शक है कि ये ब्रह्म कुमारी भी ऐसा करते हैं। तो जो क्लार्क है एक और साइकियाट्रिस्ट जो क्लार्क है, जिसने अभी ये बात कही कि एवरेज लेंथ ऑफ टाइम को कुछ ये जो कल्ट वाले लोग हैं ये एक्सीड कर जाते हैं, और ये और भी चीजें करते हैं, माइंड कंट्रोल, और कॉन्स्टेंटली आपको बोलेंगे कि आपको परफेक्ट बनना है, आपको परफेक्ट बनना है, और फिर उनको बोलेंगे कि आप अपनी जो कमजोरियां और जो सीक्रेट्स हैं वो बताएं, आपने जो गलतियां की हैं चुपचाप, गुप्त आपके राज हैं वो सब बताएं। और फिर ये आपके दिमाग में ठोंकते हैं हिप्नोसिस करके कि देखो इनका जान जो है वही पूरा सत्य जान है। मतलब आप यहाँ तक कि हमने ये बोला कि हम जीवात्मा है, आत्मा नहीं है, फिर भी जो जो यहाँ पर किसी आप एक सैंपल बीके वाले को बुला लो और उसके दिमाग में ठूस ठूस के बोलो हम जीवात्मा है, आत्मा नहीं है, फिर भी वो मुंह से निकालेगा कि हम आत्मा है, क्योंकि उसको हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में ठूस दिया है ये। अब उसके दिमाग में चाहे आप कितनी बार भी उसको बता दो कि हम जीवात्मा है, आत्मा और जीवात्मा में फर्क होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर भी वो अपने मुंह से, मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, वो वही बताएगा, क्योंकि उसका जब हिप्नोटिक स्टेट में था तो उसके दिमाग में ये ठूस दिया है कि इनका ज्ञान जो है वही एब्सोल्यूट है। और ये बहुत सारे बज वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बज़वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम? ये कुछ चर्चा शब्दों और भी अन्य भाषा लोडिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं, धोखे का उपयोग करते हैं, सत्तावादी इनकी संरचना है। और तो क्या होता है कि इस स्टेट को साइकोलॉजी में बोलते हैं फोकस्ड अटेंशन स्टेट। ये फोकस्ड अटेंशन स्टेट जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो, जैसे अगर एक नया बच्चा है उसको हम जब जो इस दुनिया में आता है, हम उसको धीरे धीरे अक्षर सिखाते हैं, हम उसको बताते हैं लिपि है, ये है, इस शब्द का ये अर्थ है, तो उसका रेट ऑफ लर्निंग एक बच्चे का बहुत हाई होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारा रेट इतना फास्ट नहीं होता, छोटा बच्चा जो होता है वो बड़ी फास्ट लर्नर होता है वो। तो यहाँ पर जो हिप्नोटिक इसमें जो जाते हैं, ये स्टेट जो है इसको फोकस्ड अटेंशन स्टेट कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रित ध्यान, शायद, या पृथक्करण की निरंतर स्थिति। तो ये फोकस्ड अटेंशन आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि नई इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जो है एक्सेलरेटेड रूप से आपके दिमाग में आएगी, और फिर जो है इस तरह में, मतलब जो आपको दिमाग में आपके सबकॉन्शियस में ये डालते हैं, तो आप ये जानने लगते हो कि भाई हाँ, इनका मुरली जान जो है यही है। अब ये जो अपनी तेजी तेजी से मुरलियां डालते हैं, तो जैसे एक बच्चे का बहुत एक्सेलरेटेड लर्निंग होती है, तो वो फोकस्ड अटेंशन स्टेट जो होती है उसमें ये बड़ी जल्दी 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 मुरलियां याद कर लेते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं याद कर सकता। वो फोकस्ड अटेंशन स्टेट होती है एक हिप्नोसिस की, उसमें जो शब्द बोले जाते हैं, बज़वर्ड्स बोले जाते हैं, नई इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन निकालना और अपनी नई इंफॉर्मेशन डालना। हाँ, केंद्रित ध्यान, तो ये जो केंद्रित ध्यान है, अमित जी धन्यवाद। तो वो जो केंद्रित ध्यान वाली स्टेट है, वो ये डेवलप करते हैं, और उसमें ये बहुत जल्दी जल्दी अपना इंफॉर्मेशन सिखा देते हैं। और अब कई क्वेश्चन उठते हैं, ये डॉक्टर क्लार्क ने ये जो साइकाइट्रिस्ट है उन्होंने ये बात कही है। तो कई कल्ट्स जो हैं वो कैसे इतना लंबा ट्रांस स्टेट, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो कल्ट के मेंबर्स हैं इतने समय तक हिप्नोटाइज्ड कैसे रहते हैं?
तो और कैसे ये जो कल्ट वाले हैं इन अपनी जो ये सुझाव देते हैं वो इतने कंपेलिंग कैसे होते हैं, अम, कि भई जो है वो टाइम टेस्टिंग और इन सब को बीट कर देते हैं। मतलब ये लोग कैसे सुझाव इतने स्ट्रॉन्ग देते हैं और दूसरा इतने समय तक कैसे व्यक्ति जो है वो हिप्नोटाइज़्ड रहता है। तब उसका आंसर देते हैं कि कल्ट का इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है कि बहुत सारे जो कल्ट वाले हैं वो डिसगाइज्ड और नॉन डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। मतलब वो अ, छुपे हुए वो आपको बता के नहीं कर रहे हैं कि भई हम तेरे को अब हिप्नोटाइज़ करेंगे, अब यहाँ इतने से इतने बजे तक तू आ जा और तेरे को सुबह अमृत वेला में हम हिप्नोटाइज़ करेंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है। तो ये गुप्त रूप से हिप्नोटाइज़ करते हैं और नॉन डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। मतलब डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे, अब तू इस चक्कर को देख और अब तू सो रहा है और ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं करते। ये इनडायरेक्ट वेज़ यूज़ करते हैं और ये गुप्त तरीके से डिसगाइज्ड तरीके से करते हैं। जो प्री हिप्नोटिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब कि हिप्नोसिस करने से पहले कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो उनको एम्प्लॉय करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसको इन्होंने जो है, आप चाहो तो मैं इसको पढ़ के वो सुना सकती हूँ, अ, मतलब इस पार्ट को कि ये कैसे हिप्नोटाइज़ करते हैं। इसको मिलके पढ़ते हैं। कल्ट इंडक्शन प्रतिक्रियाएँ, इसको और बड़ा कर सकती हूँ। यहाँ देखो कितना बड़ा कर दिया मैंने। कुछ सिद्धांत सामाजिक दबावों के संदर्भ में अचानक पंथ रूपांतरण की व्याख्या करते हैं जब एक भर्ती कुल पर्यावरण नियंत्रण के अधीन होती है, जबकि अन्य सूचना प्रवाह के नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। मुझे नहीं समझ में आया एक भी शब्द, तो शायद नीचे पढ़ने हैं। नहीं, ये कहाँ पे आ गया? हाँ, ये है। यहाँ से पढ़ते हैं। कई पंथ प्रच्छन्न गैर प्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करके ट्रांस को प्रेरित करते हैं। ये तो मैंने बता दिया, छुपे तरीके से करते हैं और प्रत्यक्ष नहीं करते, सामने इनडायरेक्टली करते हैं। विनाशकारी पंथों के लिए उपलब्ध और अक्सर उपयोग की जाने वाली पूर्व कृत्रिम निद्रावस्था की रणनीतियों में किसी को अकेला करना। तो सबसे पहले ये किसी को सिंगल आउट करते हैं। मतलब ये फैसला करते हैं कि आज इस पर्सन का हमें करना है। तो जैसे मान लो कोई यहाँ पर है, ज्योति नाम की कोई लड़की है, सपोज कर लो, जो ब्रह्म कुमारी ज्योति को करना है। तो ये फैसला कर लेंगे कि आज ज्योति को करना है, तो उसे सकारात्मक, पॉजिटिव विशेष ध्यान देंगे उस पर, जो तब प्राधिकरण के अनुपालन को बढ़ाता है और समूह दबाव और मांग का उपयोग करता है कि एक केंद्र चरण ले और दूसरे के सामने कुछ प्रदर्शन करे। मुझे ना इससे समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। तो ये उसको बहुत सारा, इससे ही मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। पॉज़िटिव बहुत सारा स्पेशल अटेंशन देते हैं, और फिर उसको ज़्यादा मजबूर करते हैं कि वो अथॉरिटी को माने। मतलब ये देखते हैं कि वो हर चीज़ जो है वो माने, हर क चीज़ को कंप्लायंस करे, और फिर वो ग्रुप प्रेशर डालते हैं और डिमांड करते हैं कि वो सेंटर स्टेज ले ले और दूसरों के सामने परफॉर्मेंस करे। ठीक है? ये क्या मैं बता रही हूँ आपको, प्री हिप्नोटिक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, यानी हिप्नोसिस करने से पहले क्या करना है आवश्यक। मतलब जैसे आप खाना बनाते हैं तो उससे पहले आप जो है वो सब्जी काटते हैं, कुछ करते हैं, मतलब अपना प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, तो मतलब अपना सब खाना बनाने से पहले जो कार्य ज़रूरी है। तो प्री हिप्नोटिक टेक्निक में सबसे पहले ये क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को सोचते हैं कि आज इसको करना है, सिंगल आउट करते हैं, फिर उसको खूब सकारात्मक ऊर्जा देते हैं अपनी, उसको खूब प्यार देते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वो हर चीज़ में कंप्लायंस करे।
मतलब उससे कोई काम बार बार कहेंगे तुम ये करो, फिर देखेंगे ये करे, ये इंश्योर करेंगे कि वो करे। हाँ, उसको कई तरह के आदेश देंगे और उससे पालन करवाएंगे। इसके बाद ग्रुप प्रेशर डालेंगे और उसको बोलेंगे कि तू जो है वो ये फ्रंट स्टेज लेके किसी के सामने परफॉर्म कर। आगे बढ़ते हैं। और तब और दूसरों के सामने कुछ प्रदर्शन करें। हाँ, मैं इंग्लिश वाले से पढ़ रही थी। और फिर उसको अ, इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। तो लव बॉम्बिंग करते हैं सबसे पहले, जिसको हिप्नोटाइज करना हो उसको लव बॉम्बिंग करना जरूरी है। ये याद रखिएगा, ये एक लव बॉम्बिंग एक प्री हिप्नोटिक स्ट्रेटजी है एंड इज मोस्ट यूनिवर्सली एम्प्लॉयड बाय कल्ट्स, यानी कि बहुत सारे कल्ट्स जो हैं इस लव बॉम्बिंग को एम्प्लॉय करते हैं। क्या करते हैं कि ये एक नए रिक्रूट को आइसोलेट कर देते हैं और अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में। तो इससे हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये डॉक्टर एरीड बाराबास ने 1994 में इस पर रिसर्च करा है। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो किसी को हिप्नोटाइज करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि उसको सबसे पहले खूब प्यार दिखाओ, खूब प्यार दिखाओ, लव बॉम्बिंग करो। और लव बॉम्बिंग करने के बाद उसको अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में ले जाओ। ऐसी सराउंडिंग्स में, मतलब कोई जैसे नई जगह पे जाता है तो वो इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होता ना, तो वो इतना किसी को जानता नहीं है। बिल्कुल ये आइसोलेट हो जाएगा। वो किसी किसी को किसी ऐसे नए स्थान पे ले जाओ तो वो तो उसके लिए सब कुछ नया है, उसको तो जानकारी ही नहीं है वहां पर, न तो किसी स्थान की, न न किसी चीजों की, न किसी व्यक्ति की। उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो ऐसा स्थान पर उसको ले जाओ। इससे क्या है कि हिप्नोसिस ज्यादा तेज होता है असर। अगर कोई फेमिलियर सराउंडिंग्स में होगा, यानी आप अपने दोस्तों या अपने माँ बाप के साथ होंगे, तो आप हिप्नोटाइज इतनी आसानी से नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक नई जगह पे ले जाना पड़ेगा जहाँ के एनवायरनमेंट को आप जानते ना हो, जहाँ पे आपको पता ना हो कि यहाँ पर क्या है वहां पर क्या है। आपके लिए वो पूरा स्थान नया हो, वहां पर ले जाएंगे जहां पे आपका कोई अपना ना हो। तो उससे हिप्नोसिस बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं। तो कंटिन्यूस जो है लेक्चर्स देंगे और सिंगिंग और चांटिंग। मतलब आपको बार बार ये जो बॉलीवुड के गाने बजाना और सुबह की मुरली करना, बार बार जो है कोई ना कोई इनका जो है गाने, इनके गाने, इनकी मुरलियां बोलना, इनके बर्ड्स वर्ड्स बोलना, तो ये सारा दिन एक चक्री की तरह लगाए रखते हैं कंटिन्यूसली। और ऑल्टर अवेयरनेस, मतलब ये जो है आपकी अवेयरनेस को ऑल्टर करने के लिए जो है ये चीजें जरूरी हैं। मतलब आपको एक तरह का स्केड्यूल दे दिया, यानी आप बच के कहाँ पे जाओगे। जब आप इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आओगे तो आप सारा दिन मुरली ही बोल रहे होगे। जैसे ही आप कॉन्शियसनेस में आओगे, या तो आप हिप्नोसिस स्टेट में रहोगे, हिप्नोसिस से निकल के आओगे तो मुरली ही बोलते रहोगे और इनके ही चीजें बोलते रहोगे। तो ये है इनका अ, और ये बहुत तरह के एब्स्ट्रैक्ट और एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज करते हैं और लॉजिक जो कि डिफिकल्ट है और मीनिंगलेस है, यानी कि इनकी मुरलियां आपस में ही एक दूसरे को काटती हैं। जैसे इन्होंने सर्वव्यापक वाली बात बोली है, वो भी इनकी इनकी ही मुरली को काटती है। क्योंकि अगर ईश्वर एक देशीय है तो वो एक देशीय व्यक्ति एक सर्वव्यापक ब्रह्मांड को कैसे बना सकता है जो एक देशीय है। उसको सर्वव्यापक होना पड़ेगा। एक इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए व्यक्ति को सर्वव्यापक होना ही पड़ेगा, प्रभु को। वो एक देशीय होकर नहीं बना सकता है। तो इनकी अपनी ही लॉजिक जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि मीनिंगलेस है वो। इनके रीजनिंग मीनिंगलेस है। तो ये ऐसा इसलिए भी करते हैं जानबूझ के, फोकस अटेंशन के लिए और डिसोसिएशन कॉज करने के लिए। अब ये ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनके ऊपर आपको बहुत थ्योरीज मिल जाएंगी डिसोसिएशन कैसे करना है। डिसोसिएशन मतलब पृथक्कीकरण। मतलब कि आप जो है अपना, जैसे एक पुरानी प्रीति और एक नई प्रीति, तो जो नई प्रीति है वो पुरानी प्रीति से अलग हो जाए।
मतलब जो भी आपने नॉलेज अपने जीवन में गेन करी है, उससे आपको कैसे काटें? तो आपको डिसोसिएट करने के लिए ऐसी ऊट-पटांग नई बातें बताएँ, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग हो जाए, अपने पुराने सेल्फ से डिसोसिएट हो जाए, ये वो करते हैं। और अटेंशन फ़ोकस में लाने के लिए, ये बैंडलर और ग्राइंडर ने इस पर रिसर्च करी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है जब बहुत सारा नया डाटा जो है एक समय पे दिया जाता है, या फिर सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो अपना अटेंशन ये 2 या ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे अ, करे, अटेंशन दे और इनपुट दे, और या सेंसरी इनपुट दे। तो क्या है कि कई लोग जो है ना, उनका दिमाग जो है बहुत सारा नया डाटा एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे एकदम से आप किसी को बहुत सारी चीजें बता दे, तो वो कहेगा, "अरे बस 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 बस, मेरा दिमाग मत चट्टी कर, मतलब मेरा दिमाग बहुत इतना नहीं ले सकता है।" तो वो कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड को, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने नई नई भर दी, तो वो जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। उसके लिए अब स्पेशली अगर आप खाली सुना नहीं रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि अब तू बता, हमने तेरे को इतनी सारी बातें बताई, अब इसमें ये क्या है, वो क्या है, तो वो बोलेगा बस मेरे को नहीं पता, इतना सारा इंफॉर्मेशन आ गया है दिमाग में कि अब क्या है वो नहीं इनपुट दे पा रहा है, उसको कहते हैं। तो ये टैक्टिक्स जो है वो आइडेंटिकल है टू द डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन इंडक्शन मेथड इन हिप्नोसिस। अच्छा, मुझे तो ये बात नहीं पता थी। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्योंकि ये एक टैक्टिक्स है, ये युक्ति युक्त है। क्योंकि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ कंफ्यूजन इंडक्शन मेथड इन हिप्नोसिस। ये एरोन्स ने इसके ऊपर रिसर्च करी है कि ये आपको जानबूझ के कंफ्यूज्ड स्टेट में रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आइसोलेशन की जरूरत है हिप्नोसिस के लिए, दूसरी चीज है कि अगर आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो हिप्नोसिस के। मतलब ये प्री हिप्नोसिस युक्त युक्त है, कि आपको हिप्नोटाइज करने से पहले आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होने चाहिए, कि भाई आपके दिमाग में तो था ईश्वर सर्वव्यापी है, या आपके जो सनातनी घर में आप जन्मे हो, तो जो भी आपकी सनातन की नॉलेज है, उससे आपको कंफ्यूज कर स्टेट में रखने से वो अच्छा हिप्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपके कहीं पर विचार पक्के हों, अगर आप चाहें इधर पक्के हों या उधर पक्के हों, तो मुश्किल है हिप्नोटाइज करना। जो ऐसा व्यक्ति जो कंफ्यूज स्टेट में हो, वो एक अच्छा कैंडिडेट होता है हिप्नोसिस के लिए। कुछ लोग जो है क्लासिकल इंडक्शन यूज करते हैं, मतलब जो इंडक्शन, जो क्लासिक थ्योरी है, जो सबसे मशहूर और आइडियल इंडक्शंस यूज करते हैं, लेकिन उनका एम्बिगुअस लेबल लगा देते हैं, जैसे मेडिटेशन, जैसे कि ब्रह्म कुमारी करती है। अब ये क्या करते हैं कि हिप्नोसिस करते हैं, लेकिन उसका नाम देते हैं मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, या गाइडेड इमेजरी, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, या अवेयरनेस एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, या प्रोसेसेस के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि अर्ली रिसर्च ने सजेस्ट किया था कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है वो डिफरेंट है ऑर्डिनरी सेल्फ हिप्नोसिस से। ये चीज अब डिस्क्रेडिट कर दी गई है, यानी कि ऑर्डिनरी सेल्फ हिप्नोसिस सेम है, नहीं, डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू। ये कह रहे हैं कि जो पहले ये माना जाता था कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है वो ज्यादा उच्च क्वालिटी की है, और वो फर्क चीज है, और सेल्फ हिप्नोसिस अलग चीजें हैं। लेकिन अब इस बात को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, यानी सेल्फ हिप्नोसिस और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक ही हो सकते हैं। देयर इज नो डिसर्नेबल डिफरेंस बिटवीन मेडिटेटिव एंड हिप्नोटिक स्टेट्स। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो मेडिटेटिव स्टेट में चले गए, तो वो मेडिटेटिव स्टेट और सेल्फ हिप्नोसिस एक ही चीज है। अब नई रिसर्च ये आई है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये आपको डायरेक्टली हिप्नोटाइज नहीं करते हैं, और ना ही ये हिप्नोसिस शब्द का यूज करते हैं, ये कोई और नाम दे देते हैं उसका, जैसे मेडिटेशन करेंगे, गाइडेड अवेयरनेस करेंगे, कुछ और करेंगे, कोई भी नाम अच्छा सा दे देते हैं, और करते हैं हिप्नोसिस।
और डायरेक्ट डायरेक्ट हिप्नोटिस नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में हिप्नोटाइज करते हैं। अब ये इस बात पर आते हैं प्रोलॉन्ग्ड ट्रांस स्टेट, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपको कैसे ऐसी अवस्था में रखा जा सकता है। तो अगर आप किसी ऑफिस में जाएं किसी प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट के, तो अगर आप किसी हिप्नोटिस्ट को पैसे दें और मतलब प्रोफेशनल है वो, तो वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको हिप्नोटाइज करेगा और प्लेस भी उसकी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होगी। मतलब बहुत थोड़े से देर के लिए हिप्नोटाइज किया जाता है। अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि हम किसी क्राइम को पता लगाते हैं तो जिस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं उसको बहुत थोड़ी सी देर के लिए करा जाता है, उसको वापस तुरंत ही ले आया जाता है। जैसे ही उसको बेचैनी होने लगती है, उसका हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं, अगर उसको बेचैनी होने लगती है तो उसको तुरंत वापस ले आते हैं हिप्नोटिक स्टेट से। ऐसा नहीं करते कि उसे 1 घंटे तक हिप्नोटाइज ही करते रहें, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है प्रोफेशनल लोगों के पास अगर आप हिप्नोसिस कराने जाएं तो लेकिन कल्ट्स में क्या है, ऑपोजिट ट्रू है, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी कि टाइम लिमिटेड भी नहीं होता, यानी बहुत लंबे समय तक करते हैं, और प्लेस लिमिटेड भी नहीं होता, मतलब प्लेस भी फेमिलियर नहीं है। बिल्कुल ही आपको आइसोलेट किसी और जगह पे आबू पर्वत पे ले जाएंगे, वहां जाके करेंगे, मतलब बिल्कुल ही अलग स्थान पे काट के ले जाएंगे। एनवायरमेंट कंट्रोल होता है और इंजीनियर्ड होता है एक्सप्रेसली फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रोलॉन्गिंग ट्रांस। तो वो अपना सारा एनवायरनमेंट ऐसा रखते हैं कि आपको लंबा ट्रांस में ले जा सके, जैसे किसी पर्वत पर काट कर रखना। अब आपको याद हो कि जो हमने वो पढ़े थे लेखराज के, जब उस समय वो मंडली में गिरफ्तार हुए थे और उसको कोर्ट में बुलाया गया था लेखराज को, तो लेखराज वहां से भाग गया। और वो उसने एक लड़की का बयान ये था कि उसने कहा था मैं तुम सबको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा पर्वत पे जहां कोई नहीं आ पाएगा। ये उसका बयान है एक, अगर आप धीमे से सारे बयान पढ़ें तो उसने अपने एक बयान में ये बोला है कि लेखराज ने उससे कहा था कि मैं सब लोगों को, तुमको लड़कियों को एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा पर्वत पे जहां पर कोई भी नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए, ये है टेक्निक प्रोलॉन्ग्ड ट्रांस की। तो cultist is often subjected to sleep and nutrient deprivation and he or she is taught methods of trance self maintenance। तो यहाँ पे 3 बातें कही हैं। जो जो कल्ट जिसको कर रहे हैं उसको आपको कम खाने को देना है, सोने को कम देना है। कौन बता रहा था मेरे को कि खाना जो है आप दोबारा से नहीं ले सकते, जो खाली दीदियां हैं जो वहां समर्पित हैं वही दोबारा से रीफिल करा सकती हैं खाना, और जो भी है। तो वो आपको स्लीप डेप्रिवेशन देते हैं, सुबह से उठा देंगे 3:30 बजे से लोग करने लगेंगे और हंसी उड़ाएंगे अगर आप नहीं गए तो, पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे। तो न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन भी रखते हैं। अब न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन क्या है कि भाई देखो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सब कुछ हो, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा फैट भी चाहिए होता है क्योंकि हमारे जो हाथ पैर चिकनाई में रहते हैं, तो सेल्स चिकने रहते हैं वरना खुरदरे हो जाए हम आप। तो थोड़ा चिकनाई और मल त्याग में भी आसानी रहती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है थोड़ा सा सही रहता है, लेकिन प्रोटीन होना चाहिए। तो क्या आप हर वक़्त इनके जो है सात्विकता के नाम पर क्या आप खाली आलू और चावल खा रहे हैं? क्या आप खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं? तो यही आपको देखना है कि बैलेंस डाइट में क्या आपको पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं। अब जो दालें हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, उनमें प्रोटीन के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये मुझे नहीं पता था। अगर आप किसी भी दाल को रखो थोड़ी देर में जम जाएगी वो, क्योंकि वो गाढ़ी वैसी हो जाएगी और उसमें कार्बोहाइड्रेट रिलीज हो जाएगा। ये बात मुझे डायटीशियन ने बताई थी। उसने मुझे कहा था 1 कटोरी दाल से ज़्यादा मत खाना क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ही है, वो प्रोटीन नहीं है, पूरा शुद्ध प्रोटीन नहीं है। तो आप ये देखो कि क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो नींद की कमी, न्यूट्रिशन में कमी और
मेथड आपको सिखाते हैं कि जो इन्होंने आपको हिप्नोटाइज किया है, आप उसको कैसे मेंटेन रखें। मतलब आप ही अपना जो है वो हिप्नोसिस मेंटेन करके रखें। ये भी आपको सिखाया जाता है। मतलब हद है कि आप उस हिप्नोसिस को कैसे मेंटेन रखें, ये भी आपको सिखा के जाते हैं। सेल्फ मेंटेनेंस कैसे रखें ट्रांस की। अब ये मेथड क्या है जिससे कि आप अपने अपनी जो हिप्नोटिक स्टेट है उसको मेंटेन रखें, ये है नियर कंटिन्यूअस प्रेइंग, यानी कि ये आपसे नियरली जो है आपसे मेडिटेट करवाएंगे या मुरली चैंटिंग करवाएंगे या ऐसी ऐसी भाषा में बोलेंगे, फुसफुसा के बोलेंगे, बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करेंगे और कई चीजें रिपीट करेंगे, स्क्रिप्चुअल रीडिंग्स और रिसाइटेशंस। मैं कितनी सारी बातें बताऊं यहाँ पे, देखो पहले एक एक बात पे लेते हैं, प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन। तो मैं आपको बताऊं कि कई लोग इतने चालाक होते हैं, ये ब्रह्म कुमारियों का ही मैंने सुना था कि ये लोग ने 2 घंटे का रखा कहीं पर एक प्रोग्राम कि 2 घंटे में हमारे सेमिनार में आओ, 2-2 घंटे के लिए, खाली 2 घंटे का है, खाली 2 घंटे का। और वो चलाते गए पूरी रात करा उन्होंने। ये एक मैंने जगह पढ़ा था, पर मैंने सोचा इस पे क्या स्ट्रीम करूं मैं। तो ये लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग आपको जो है वो बुला के अब देखो आप इनकी कितनी चालाकी है, ये इन्होंने बड़ा सुंदर सा एक बगीचा बनाया है और कोई भी उस बगीचे को देखने आता है। भाई आप आबू रोड पर क्या करने जाओगे, वहां पर एक ले दे के कुछ थोड़ी ही दूर पर आप सुंदरता देखोगे, इसके बाद आप बोर हो जाओगे, अब क्या करोगे वहां पर। तो एक अच्छा सा बाग बना दिया है वहां पर, तो अब सब कुछ सोचेंगे यहाँ तक आए तो ये बाग भी देखें। तो कहेंगे आपको हमारा आधे घंटे का लेक्चर सुनना पड़ेगा हमारे ब्रह्म कुमारी पे, तब हम आपको बाग देखने देंगे। ये वही बात है। तो जैसे किसी का आपने सुना था ना, एक सियार, एक वो था, सियार था, उसको कहीं से एक जूता मिल गया। बचपन में कहानी सुनी थी ना, उसने क्या किया कि एक एक जूता अपने गले में डाल लिया और वहां बैठ गया, और जो भी पानी पीने आता था वो पानी पीने के वहां पर जाके बैठ गया जहां पर सारे जानवर पानी पीने आते थे। फिर वो सबको बोलता था कि जो भी आएगा वो मेरी पहले स्तुति गाएगा, और स्तुति गा जो गाएगा उसके बाद ही उसको पानी पीने दिया जाएगा। तो बड़े बड़े जानवर आए, कोई जिराफ आया, भालू आया, सब उसकी स्तुति गाने लगते क्योंकि सबको पानी पीना था। तो उसने जो है वो सबको उसे बोले कानों में जो है कुंडल ऐसे हैं आपके, तो कानों में सोने के कुंडल में बैठे और ये वो। तो मेरी माँ से मैंने सुनी थी बचपन में ये कहानी, तो एक लोमड़ी थी, वो उसका बिल्कुल तारीफ नहीं करना चाहती थी सियार की, लेकिन क्या मजबूरी थी, प्यास बहुत लग रही थी। तो उसने कहा कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा सा पहले पी लूं फिर बोलूं, थोड़ा सा पी लूं थोड़ा सा पी लूं, तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। थोड़ा सा पी लूं, फिर उसने ठीक है पी लो। तो उसने थोड़ा सा पिया और फिर थोड़ी दूर पे चली गई, पहले पानी पी के थोड़ी दूर पे चली गई। और फिर उसने बोला कि देखो कानों में दो जूते कोई क्या सियार बैठा होए, ऐसी एक बड़ी सी कविता है, मेरे को याद नहीं है पूरी, खाली लास्ट लाइन याद है। तो वहां से बोल के निकल गई। तो ये यही है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो ये लोग ना कहते हैं कि पहले तो हमारा ये करो, फिर हम जो है तुमको बगीचा देखने देंगे। पहले तुम हमारा पूरा ये सुनो, हमारा लेक्चर सुनो, बीके का प्रमोशनल मटेरियल सुनो। तो ये यही करते हैं। तो और दूसरा ये इन्होंने ये लिखा है कि अपने रिपीट करते हैं स्क्रिप्चुअल रीडिंग्स और रिसाइटेशंस, मतलब हर वक्त मुरली, ये चाहते हैं बार बार आप उस वही। देखो लेखराज का मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा जो उसने मुरली कोई लिखी थी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा 5 बार उसने एक ही लाइन लिखी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद। अक्ल थी नहीं उसमें। आत्मा, हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, हर 2-3 लाइन के बाद। आत्मा मरती नहीं है, शरीर तो मर जाता है, और उसी को डिफरेंट तरीके से लिखो आप। 5 बार सेम लाइन, मैंने वो स्ट्रीम जब की थी आपको सुन दिखाया भी था कि कैसे उसने जो भी नॉलेज दी, वो बहुत ही बेसिक बात है जो सबको पता है ऑलरेडी, और उसी को उसने बार बार रिपीट करा है।
यानी कि इनकी मुरलियां जो हैं बहुत सेम इंफॉर्मेशन है, जो कि अब ये नई-नई मुरलियाँ बार-बार क्यों निकालते हैं? तो अब तक तो सारी मुरलियाँ इनकी पूरी हो जानी चाहिए, अब तो कोई वो आके नई मुरलियाँ दे नहीं रहा है। ये वही-वही में से अपनी चीज़ें मिटाते रहते हैं। तो ये है इनका चक्कर। तो कहने की बात ये है कि ये लोग प्रोलॉन्ग करते हैं, अपनी जो रिपीट करते रहते हैं अपनी रीडिंग्स और रिसाइटेशंस, और दूसरी मोनोटोनस रिपिटिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे वही टोली बनाना, वही जो है भोग लगाना, वही अमृत वेला, वही एवरीडे। बहुत सारे पब्लिश्ड जो अकाउंट्स हैं कल्ट लाइफ के, वो इंडिकेट करते हैं कि कल्ट जो है अ, उनको कॉन्सेंट्रेट करना होता है वर्ड्स पे, टीचिंग्स पर, और जो भी फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ उनके कल्ट के लीडर का। अब अगर ये जो लोग ट्रांस में नहीं जाते, यानी कि जो हिप्नोटाइज नहीं हो रहे हैं, उनको स्वयं पर गिल्ट होने लगता है, क्योंकि ये जो है कल्ट जो है उनको पनिश करता है। वो कैसे पनिश करता है कि जैसे बोलेंगे आपको एक लाइट दिख रही है, आपको फलानी चीज नजर आ रही है। अब एक व्यक्ति ने बोला नहीं मुझे नहीं नजर आई। देखा, अभी आप शुद्ध नहीं हो, आप इतने बड़े पापी हो, आपके पापी पाप कर्म इतने हैं कि आपके अंदर जो है वो इतनी शुद्धता नहीं आई है, तभी आपको ये सब नहीं दिख रहा। अब जो सबके सामने कोई अपनी भद तो कराना नहीं चाहता कि वो ये बोलता है कि हाँ नहीं नहीं मेरे को नहीं हो रही है, तो वो तो बोलता है हाँ मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था कि मैं एक बार चर्च में गई थी, 5वीं आयल पे मैं बैठी थी अपने एक क्लासमेट के साथ। तो पहली वाली लाइन वाला उठ के आया, तो उसने उसके यहाँ पर सिर पे कुछ रखा, वो व्यक्ति ऐसे ही गिर गया। फिर दूसरा आया, वो गिर गया। मैंने कहा वाह ये चीज तो मेरे को भी करेगा तो मैं भी देखूंगी कि ऐसा क्या हुआ जो मैं ये गिर रहे हैं। तो कई कई लोग गिरते रहे, हमारी लाइन की भी बारी आई। तो जो मेरा क्लासमेट था ना, वो उसको ऐसे किया तो वो गिर गया। तो उसने मेरे को ऐसे किया तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही खड़ी रही। अब उस जो आदमी था, जो उसका क्रिश्चियन वो था, उसका मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो पादरी था, वो मिनिस्टर भी नहीं था। मिनिस्टर के उसमें ही आया हुआ एक व्यक्ति था जो कि मिनिस्टर के साथ ही खड़ा था। तो वो जो है उसने भी मेरे ऐसे किया तो मैं तो गिरी ही नहीं। तो उसका मुंह फक पड़ गया। मेरे जो क्लासमेट था वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरे क्लासमेट को उसने दोबारा से ऐसे किया तो वो दोबारा गिर गया। तो उसका ये कहना था कि उसको देख के मैं भी गिर जाऊं। मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ एक्टिंग, जो सत्य है बात वो सत्य है, चाहे वो कितनी भी चाहे उसमें मेरे नुकसान भी क्यों ना हो जाए, पर जो सत्य है वो सत्य है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं गिरी। फिर भी उसने दोबारा से मेरे क्लासमेट को किया, फिर मेरे को किया, लेकिन मुझे तब भी नहीं मैं गिरी। तो ये लोग ऐसे ही हैं। ये एक जना करता है, बाकी सारे लोग कहने लगते हैं हाँ हमें भी होगा, हमें भी हो गया। मोहम्मद ने जो है उम्मे हानी के घर में रात बिताई। लोगों ने सुबह नमाज के समय उसे नहीं पाया, कुछ लोगों ने सोचा इसको शायद दुश्मन किडनैप करके ले गए हैं, तो वो आर्मी बनाने की तैयारी करने लगे। तभी किसी ने देखा कि वो उम्मे हानी के घर से निकल रहा है और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो उसने कहा मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो एक घोड़ी जो है उस पर बैठकर, क्योंकि आयशा के पास ऐसा खिलौना था जो पंख वाला घोड़ा था, तो उसने कहा मैं भी ऐसे एक गधी पे बैठ के मैं सात आसमान देखने गया था। ऐसी फैंटास्टिक नॉनसेंस उसने बात कह दी। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अबू बकर ने उस पर करा विश्वास, और अबू बकर ने जो कि उसको कहा, उसकी हाँ में हाँ मिलाई, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी मिलाने लग गए। तो भेड़ चाल है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आप को दिखाने को कि कहीं उनकी भद ना हो जाए कि भाई तुम तो पाप कर्मी हो, तुम्हें तुम्हें इसलिए लाल रोशनी नहीं दिख रही है, तुम्हें इसलिए शिव बाबा नहीं नजर आ रहा है, तुम्हें इसलिए फलाना नहीं नजर आ रहा है। तो वो कहने लगे हमें भी है, हमें भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। तो ये कंसिडरेबल उनके अंदर गिल्ट पैदा करते हैं। कल्टिस्ट को ये सिखाया जाता है कि अगर वो डाउट करेंगे, संशय बुद्धि होंगे, या फिर
कल्ट के जो रिजिड डॉक्ट्रिन, चाहे वो कितना भी सैटेनिक क्यों ना हो, तो वो अपने लिए कोई कैटास्ट्रॉफी लाएंगे। अगर वो वहां की चीजें नहीं मानेंगे तो देखना खून के आंसू रोएंगे। मेरे को कितने लोग आके बोलते हैं कि मैं खून के आंसू रोऊंगी अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो, मतलब मैंने अपना ये चैनल नहीं बंद किया तो, या इनके खिलाफ बोलना नहीं बंद किया। और इसी तरह कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इंटरेस्ट रखता है लोगों में, एक्टिविटीज में या सब्जेक्ट में, जैसे म्यूजिक में, आर्ट में, साइंस में, जिसमें कि जो कि नहीं कोई स्ट्रॉन्ग फोकस, मतलब जिसमें कि कल्ट छोटा नहीं होता, अम, जिसमें कि कल्ट जो है उसकी, देखो सेम इसने कहा है कि मतलब जिसमें कल्ट का प्रमोशन हो वो काम करो। एरिक भी आया था तो वो चाहता था बस वो अपना प्रमोशनल मटेरियल बोल के चला जाए, तो मैंने तो उसके मुंह पे ही बोल दिया कि मुझे तो मालूम पड़ा है कि ब्रह्म कुमारी वाले खाली वहीं पे जाते हैं जहां उनको प्रमोशनल मटेरियल बोलना पड़ता है। मैंने तो उसके मुंह पे बोल दी ये बात। तो ये लोग जो है ना, अगर कोई भी चीज इनके कल्ट को बढ़ावा देती है उसी चीज में इनको इंटरेस्ट है। अगर आपके कोई भी म्यूजिक, आर्ट, साइंस, कोई भी चीज इनके कल्ट को बढ़ावा ना दे बल्कि उससे ऑपोजिट हो तो उसको वो ये डिस्करेज करते हैं। दस कोई कल्ट का अटेंशन जो है वो हमेशा डिवाइडेड रहता है और ट्रांस जो है वो रीइंफोर्स होता रहता है एक हैबिट की तरह। तो जो भी इन्होंने ट्रांस की जो बार बार मुरलियां पढ़ना, ये सब जो रीइंफोर्स किया था, ये एक हैबिट हो जाती है। तो अब आप मेंटेन रखते हैं उस हैबिट को, क्योंकि आप हर रोज जाते हैं अमृत वेला में, हर रोज बाबा के उसमें भी जाते हैं, कमरे में लाल रोशनी में बैठते हैं, हर रोज वो काम करते हैं। वो मेंटेनेंस है उस ट्रांस का। ट्रांस जो है उसका पता कैसे चलता है? हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी से। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक सजेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा तेज प्रभाव का, और उसके बाद तुरंत ही डिमिनिश्ड क्रिटिकल थिंकिंग और रियलिटी टेस्टिंग। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक, क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक पेपर है फिलॉसफी का, मैंने जो दिया है क्रिटिकल थिंकिंग में, आप क्या करते हैं कि अम, अगर क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसी चीजें आती हैं जैसे सपोज मान लो कि कुछ लोग बीमार पड़ गए, ठीक है, अब वो अलग अलग लोग थे, वो एक दूसरे के साथी नहीं थे। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ इस सेमिनार था उसके लोग कहीं बीमार पड़ गए, तो उन्होंने कौन कौन सी जगह पे खाना खाया, तो इस व्यक्ति ए ने ये खाया, बी ने ये खाया, ये। अब आप सबके खाने नोट करो। वो सब एक होटल में ठहरे थे, तो जो डिश उन सब ने खाई हो वो है रियली में जिसमें फूड पॉइजनिंग है। तो अगर आपको ये पता करना है तो आप सबकी सिमिलर वो ढूंढोगे कि इन सब ने क्या चीज खाई है जो कि सेम थी। तो इससे हम वो पता लगा सकते हैं कि इसका ये जो है फूड पॉइजनिंग कहाँ पे हुआ है, किस जगह से। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो ये आपके डिमिनिश कर देते हैं ये एबिलिटी। तभी आपने देखा होगा, मैंने वही कहा ना कि इनकी सबसे पहले ये अपना जो मुरली की चीज है वो हाइटेंड देते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डोज। उसके बाद तुरंत जो है वो इनकी क्रिटिकल थिंकिंग उड़ने का देते हैं। तभी ये लोग ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, ये ट्रांस स्टेट में घूम रहे हैं। व्हाट शोर ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी है, रेफर्स टू एस रिसीडिंग ऑफ द जनरलाइज्ड रियलिटी ओरिएंटेशन। तो इस जो लोग जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं उनकी डिमिनिश हो गई है, और उससे पहले उनको सजेस्ट किया गया है मुरली वगैरह, तो इसका एक और नाम शोर ने दिया है जनरलाइज रियलिटी ओरिएंटेशन, रिपीटेड इंडक्शन। अब अगर किसी व्यक्ति को बार बार ये चीजें कराई जाएं तो
उससे क्या होता है, उसकी सजेस्टिबिलिटी और ग्रेटर हो जाती है, यानी मुरली उसके अंदर डीप और डीप चली जाएगी और वो डीप हिप्नोटिक स्टेट में चला जाएगा। इसके ऊपर एरॉन ने रिसर्च करी है और यही बहुत समय तक प्रोलॉन्ग करते रहेंगे अगर आप ट्रांस स्टेट्स को और रिपीटेड इंडक्शन करते रहेंगे, तो कल्टिस्ट जो है वो ज़्यादा मतलब प्लायबल हो जाएगा, मतलब उस पर वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप उसको कैसे भी काबू कर सकते हैं, लेस क्रिटिकल, यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो उसके अंदर सेल्फ डिसोसिएशन हो जाएगा और वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा आपकी बेतुकी फैंटास्टिक नॉनसेंस और प्रीपोस्टरस नोशंस को वो फैक्ट्स मानने लगेगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, अगर डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग as a result of prolonged trance may be responsible for the belief among Krishnas that the sun is closer to earth than the moon and that the female brain weighs half as much as the male's. कृष्णास नहीं होना चाहिए था, कुरान में होना चाहिए था, क्योंकि कुरान में लिखा है ये बात। कुरान में लिखा है कि जो फीमेल का ब्रेन है वो मेल के ब्रेन से आधा है। तो ऐसे फैंटास्टिक नॉनसेंस जो है रिपीटेड इंडक्शन से, यानी कि अगर मदरसे में रोज रोज आपको नमाज पढ़ाई जाए, रोज रोज यही चीजें पढ़ाई जाए और आपको बोलते हैं कि धरती जो है वो फ्लैट है और आपको गोल चीजें, रसगुल्ला और गोल नहीं खाना चाहिए, ये एक नासा की चाल है ये बताने के लिए कि पृथ्वी गोल है, और कैसे जो है वो सबसे, और जो फीमेल का ब्रेन है वो आधा होता है इसीलिए उसको प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती है। आपको पता है करीना को भी प्रॉपर्टी, ये लोग क्या सोच रहे हैं, सैफ की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। इनको पता ही नहीं है कुछ, मुसलमानों में बीवी को मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हस्बैंड मर जाए तो जो सास ससुर हैं वो बहू को निकाल सकते हैं घर से, मालूम है, वो बहू जो है दूसरी शादी करके वो उसके बच्चे रख सकते हैं। और वाइफ को मैंने एक वो भी बताई थी इनके यहाँ कितना गंदा गणित है। वाइफ को कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो मिलता है। अगर कोई आदमी है, उसके बच्चे हैं तो उसके बेटे को मान लो जो है 100 100 रुपए, मान लो मैं छोटा सा एक अमाउंट बता रही हूँ, मान लो प्रॉपर्टी 100 रुपए है, 100 रुपए जो है वो उसके बेटे को मिलेंगे अगर प्रॉपर्टी पूरी जो, और अगर उसकी बेटी है तो उसको खाली 50 रुपए मिलेंगे। और जो उसके भाई बहन हैं उनको वन सिक्स कितना मिलेगा, और सबका आप कैलकुलेट कर लो तो जो एंड में ये कहते हैं कि सब जो 1/8वां हिस्सा है वो बीवी को मिलेगा, लेकिन 1/8वां निकलता ही नहीं है। मतलब 1/8वां जो है वो बचता ही नहीं है क्योंकि इनकी गणित पुअर है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था अपने उसमें, अगर कोई चाहेगा तो मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगी। बड़ा आसान है मुझे दिखाना, मेरी स्लाइड ऑलरेडी बनी हुई है। अ, अगर आप क्या आप चाहते हैं मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं उसको, जैसा आप बोलें। आप जैसा कहेंगे, अगर आप चाहते हैं मैं आपको वो गणित दिखाऊं तो मैं जरूर दिखाऊंगी। जल्दी बताइए, मैं वो स्लाइड दिखाऊं कि नहीं, इनके इनके प्रॉपर्टी वाली। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, यस या नो। कोई मेरी बात भी सुन रहा है या आपस में कमेंट कर रहे हैं? आत्या जी बोल रहे हैं दिखा दो। ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ आपको इनका। इससे आपको ना इनका ये भी पता चल जाएगा, अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको इनकी। ये देखिए, ये है, ये मैंने शेयर करा है क्या? करा है। अगर मान लो ये हाफिज नाम का एक आदमी है, इसके पास 6 लाख रुपए हैं, इसकी जो दो बेटियां हैं
अरफा और सबा, इनको 2/3 मिल जाएगा, एक 1/3 और 1/3। दो बेटियां हैं तो उनको ऐसे मिलेगा, तो 2/3 मिल जाएगा, तो 4 लाख। जो इसके माँ बाप हैं, शबाना उसकी माँ, उसको 1/6 मिलेगा, 1 लाख। जावेद उसका पिता है, उसको मिलेगा 1 लाख। जो उसकी बीवी है बरखा, उसको कहते हैं 1/8 मिलेगा। ठीक है, जो उसकी बीवी है। मान लो ये सैफ है, सैफ के पास 6 लाख हैं। उसके मान लो 2 बेटियां हैं तो उनको 4 लाख मिल गए। उसकी माँ जो है शर्मिला को मिल गए जो है वो 1 लाख। उसके पिता पटौदी को मिल गए 1 लाख। और जो उसकी बीवी है करीना, उसको मिले 1 लाख। है, 1 लाख नहीं, सॉरी, 1/8वां हिस्सा, जो कि 75,000 है। अब आप ये बताइए, 4 लाख, 1 लाख और 1 लाख कितने हुए? 6 लाख तो यहीं पूरे हो गए। तो ये 75,000 कहाँ से आएंगे? इनका गणित भी इतना खराब है। अभी समझ में आया आप लोगों को? किसी आदमी के 2 बेटियां हैं खाली, तो उनको 4 लाख वही मिल गए। माँ बाप को एक 1/6, 1/6, 1 लाख, 1 लाख मिल गए। फिर जो 1/8वां हिस्सा बचा, वो बीवी को लास्ट में मिलेगा। इसी क्रम में मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों को मिलेगा, फिर माँ बाप को, फिर लास्ट में जो बचेगा उसका 1/8वां हिस्सा, तो वो बीवी को मिलेगा। लेकिन ये बीवी को आएगा कहाँ से? 75,000। 6 लाख तो यहीं पूरे हो गए, तो इनका मैथ भी खराब है। बीवी को कुछ नहीं मिलता है। मेरे वहां पर एक रहते थे मुसलमान, वो मुझसे कह रहे थे कि उनका बेटा जो है मर गया था। तो वो चाहते थे मैं उनकी जो बहू है उसको बोलूं कि भाई वो चली जाए यहाँ से, घर से। तो और घर की प्रॉपर्टी में बीवी को कुछ नहीं मिलता। तो मैंने सोचा ये क्या बोल रहे हैं। कहते हैं आपको नहीं पता, हमारे यहाँ ये मुसलमानी रूल जो है वो यही है। मतलब कि बीवी को कुछ नहीं देते, ये है इनका रूल। और जिस दिन मतलब बीवी को जो नई वाली आती है उसको लव बॉम्बिंग करते हैं, इसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाती है, वो चप्पल के समान है, उसको खाली पहन के जाते हैं ये है इनकी हकीकत। ये जो जो भी गोल्ड डिगर्स है ना, ये जो हिंदू लड़कियां जो मुसलमान एक्टर्स से शादी करे बैठी हैं, गोल्ड डिगर्स, इनको जो है कुछ नहीं मिलने वाला। इस्लामिक लॉ तो पढ़ लिया होता। जी, मैंने दिखा दिया इंदिरा जी। तो हम वापस आते हैं इस पर। तो ये इस तरह का जो सजेशन देना कि फीमेल का ब्रेन आधा है मेल के ब्रेन से, ये डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन तभी देते हैं जब आप प्रोलॉन्ग्ड हिप्नोसिस स्टेट में होते हैं। ये रियलिटी डिस्टॉर्शन जो है अम, वो वही है जब आप हिप्नोसिस सर्जरी करते हैं पेशेंट्स का जो कि ट्रांस में है, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। तो आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। ये एक ये जो बता रहा है ना कि आप उनको स्कैल्पल से कट करें और कंसिडरेबल जब उनको पेन होगा, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, उनको ट्रांस में डाल दिया और उनका जो है स्कैल्पल से हाथ काटा। लेकिन उनको बहुत दर्द होना चाहिए था, लेकिन हिप्नोटिक स्टेट में दर्द महसूस नहीं हुआ। पता है, यानी हिप्नोसिस में क्योंकि ब्रेन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है तो वो पेन भी नहीं ले पाता। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ा हुआ है, तो ये उसी एक्सपेरिमेंट को शायद बता रहा है यहाँ पे। 1 घंटे से ऊपर हो गया तो मुझे क्लोज करना चाहिए, खत्म ही होने वाला है शायद। और बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी को ट्रांस में रखते हैं, अम, और तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री हो जाता है। जब तक सब्जेक्ट को रिमूव भी कर दो हिप्नोटिक सिचुएशन से, तो वो अपने आप आने लगता है। अब आपको याद आया होगा डॉक्टर जेकल और हाइड की कहानी, कि जब तक वो उसको वो दवाई पीता था तो वो हाइड बन जाता था। एक डॉक्टर था जो बड़ा संभ्रांत और बड़ा वेल रिस्पेक्टेड था सोसाइटी में, लेकिन रात को वो एक दवाई पी के हाइड बन जाता था और उससे उसका पूरा चेहरा विकृत हो जाता था। और फिर वो एक डंडा लेके एक जाता था, रॉड लेकर, और सड़क पर जो भी मिलता था उसको मार देता था और हत्याएं कर रहा था बहुत रात को।
तो डॉक्टर जेकल और हाइड की कहानी बड़ी फेमस है। तो पहले तो वो दवाई पी पी के हाइड बनता था, बाद में अचानक से वो बनने लग गया, बाद में बिना दवाई पिए ही वो बन जाता था। यानी कि बिना दवाई पिए ही वो हाइड बन के और जो है अचानक से करने लगता था। आपने वो कई मूवीज में भी देखा होगा कि वुल्फ जो है वो क्या क्या नाम है उसका, वो बन जाते थे, तो कई बार होने से वो उनके पहले ही वो नाखून और निकल आते थे और वो सब। तो मतलब कई ये जो हिप्नोटाइज होते हैं उनको बार बार अगर हिप्नोटाइज करो तो कई बार क्या होता है, बिना हिप्नोटाइज करे ये दोबारा से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो वाली स्टेट में आ जाते हैं, ये बता रहा है। जबकि उनको हिप्नो मान लो उसे आबू पे भी नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए, वो अपने घर में बैठा-बैठा ही हो जाएगा। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि इसको रिसर्च को बहुत बार करा गया है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है कि वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हैं। स्पेशली जब उनके पास एक ऐसी सिचुएशन आई है, जब कोई उनके सामने प्रेयर कर रहा है, मुरली पढ़ रहा है, या कोई और सेल्फ हिप्नोसिस है जो कल्ट में करा जाता है, या जैसे फुसफुसा के बोलना। तो जब ये वो चीज़ देखते हैं टीवी पे या कोई और बोलता है, तभी ये कहते हैं कि आओ सुनो तो सही, मुरली सुनना मत। जो इनके कल्ट को छोड़ता है तो ये उसको कहते हैं, तुम मुरली सुनते रहना, ताकि तुम सेल्फ हिप्नोटाइज़ होते रहो। ये फिनोमिना जो है इसको फ्लोटिंग कहते हैं। और ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, जो कि कल्ट जो है इवल या थ्रेटनिंग महसूस करता है, जिसको वो कंसिडर करता है। अ, जैसे कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है कि कल्ट को क्या चीजें बुरी लगती हैं, कि अगर आप खुद से डिसीजन लो, क्रिटिकल रीजनिंग रखो, या दिन भर के अपने स्ट्रेसेस को हैंडल कर लो, या अपने सेक्सुअल डिजायर्स या एंगर को कंट्रोल कर सको, तो ये चीजें कल्ट को नहीं पसंद। वो चाहते हैं आप अपने रॉ फॉर्म में रहो, जिसमें वो आपको मैनिपुलेट करे। आप अपने क्रोध और ये वासना इस पर खुद से कंट्रोल मत कर लो। वो नहीं चाहते कि आपका दिमाग इतना रहे कि आपके शरीर पर आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल कर सके। मतलब वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसी अवस्था में रहो, जैसे आपने वो वीडियो देखा था ना जिसमें वो आदमी लाते मार रहा था, और जो मैंने बहनों की लड़ाई दिखाई थी उसमें नाक तोड़ दी दूसरे की। तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में रहो कि जरा सा कोई प्रवोक करे तो आप गुस्से होके तुरंत दूसरे को मारने काटने दौड़ो, कि आपका दिमाग जो है वो आपका शरीर को कंट्रोल ना कर पाए, आप कोई भी डिसीजन अपने ओन पर ना ले सको, ये वो चाहते हैं। ये चीजें उनको खतरनाक लगती हैं। अगर आप खुद से डिसीजन ले लो, अगर आप अपना स्ट्रेस उनकी मदद के बिना ही जो है पॉजिटिव सोच रहे हो, या अपने लाइफ में आपके अंदर काम क्रोध लोभ नहीं है, तो ये चीज उनके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल है। तो वो क्या करते हैं कि आपको जो है ये फिनोमिना जो फ्लोटिंग है, मतलब कि आप ट्रांस जैसी स्टेट में चले जाते हो, तब आप ये काम नहीं कर पाते जो काम कल्ट को बुरे लगते हैं। जैसे कि जब आप फ्लोटिंग की अवस्था में होते हो, तब आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते उस समय, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, आप फ्लोट कर रहे हो, आपका दिमाग में एक कोहर धुंध है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पुराने कल्टिस्ट हैं, वो एक फ्लोट में चले जाते थे, और वो जब भी उनको अनकॉम्प्लिकेटेड कोई सिंपल सा डिसीजन लेना हो, मान लो कि कोई उनको सिंपल डिसीजन लेना हो, जैसे कि अ, अ, क्या उन्हें मोजा पहनना चाहिए कि नहीं, या कोई भी अनकॉम्प्लिकेटेड डिसीजन हो, तो वो एक अचानक से फ्लोट में चले जाते हैं। तो देखो, जब हम ये कोई प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर किसी बीके से, तो वो तुरंत फ्लोट में चला जाता है। वो फ्लोट में चला जाता है और वो आंसर नहीं कर सकता हमारा क्वेश्चन, क्योंकि वो उस क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग पर स्ट्रेस पड़ा ना। चाहे वो सिंपल सी बात हो, जैसे यहाँ पर कोई भी सिंपल सी बात आप टेस्ट करके देख लेना कि ये लोग फ्लोट में हैं कि नहीं। मतलब फ्लोट जानी है इनके दिमाग में एक बड़ा सा ये इनको लगता है ये तैर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि निशा भार्गव जी आई थी एक दिन और बता रही थी कि इनके कोई सेरेमनी हो रही थी, सारी दादियां दीदियां बैठी हुई थी, तो वो कुछ माथे पे लगा दिया, और तो इसको लगा ये उड़ रही है ना, ये जो चीज उड़ रही है, ये वाली याद रखना, यही फ्लोटिंग जो है ये वही है। और क्लार्क जो है वो कन्विंस्ड है
जो ये साइकाइट्रिस्ट है क्लार्क, उसने ये रिसर्च प्रूव करी है कि प्रोलॉन्ग्ड ट्रांस स्टेट में रखने से तो लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि कहते हैं ना कि अगर आप दिमाग नहीं खर्चोगे तो जंग लग जाएगा दिमाग में, तो परमानेंट जंग लग जाता है, क्रिटिकल जजमेंट नहीं कर सकते, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस और रेंज जो है आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट है मार्गरेट सिंगर और थेरेपिस्ट है विलियम और लॉर्ना गोल्डबर्ग, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट किया है बहुत सारा जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है अगर किसी को बहुत लंबे समय तक ट्रांस की स्टेट में रखें। जैसे उनके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि उनके मुंह पर मूछें और दाढ़ी ज्यादा नहीं उगेगी, और जो विमेन है उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी को हिप्नोटिक स्टेट में ज्यादा रखते हैं तो उनके चेहरे पर बाल भी नहीं आते हैं, और ना ही विमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये भी ये फिजिकल सिम्टम्स देखे गए हैं, ये भी याद रखिए। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मैनिपुलेशन और वैलिडिटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जब भी कोई इंडिविजुअल, अब यहाँ पर इसने यूनिफिकेशन चर्च के बारे में, रिट्रीट के बारे में बात की जो कि एक कल्ट है, तो ये बता रहा है जब भी कोई इंडिविजुअल वहां के सेमिनार में साइन करता है तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो कितने दर्जे तक का इन्फॉर्म्ड कंसेंट देता है। जैसे कोई ब्रह्म कुमारी ने सेमिनार लगाया, तो आप कितना कंसेंट दे रहे हो, और उसको जो मेडिकल और साइकोलॉजिकल प्रोफेशंस हैं वो इस इशू से कंसेंट के बहुत ज़्यादा ग्रैपल कर रहे हैं आजकल। कि अब उन्होंने रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनको कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उनको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे और इस चीज़ का क्या एडवर्स प्रोसीजर है। क्योंकि देखो कई लोग क्या करते हैं, सेमिनार में बुलाते हैं आपको और फिर आपके सारे पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं, और फिर वो आपके जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं, दूर से आपको ऊर्जा भेजना, नेगेटिव ऊर्जा भेजना, अगर आप उनके उसमें ना जाओ और अगर आप उनके कंट्रोल में ना आओ तो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करना, मतलब कहाँ लिमिट है। तो जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो आपने किस चीज का कंसेंट दिया, क्या आपने उनको आपके शरीर में घुस के अपनी ऊर्जा भेजने या आपकी ऊर्जा चक्रों से आपकी ऊर्जा खींचने का कंसेंट दिया है क्या? नहीं, तो आपको रिटन गाइडलाइंस देने पड़ेंगे कि इससे जो आपका सेमिनार जो है अटेंड करने आ रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा है? तो बहुत ये कि लोग क्या चाहते हैं, ये एक चीज़ है जो ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि सबकी नीड्स और वांट्स अलग होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी भी अब एक कंज्यूमर गुड हो गई है, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और मल्टी मिलियन डॉलर पैकेजिंग हो गई है और एडवर्टाइजिंग है। आप देखो कि ये लोग कितना ज़्यादा इनके टीवी चैनल्स चलते हैं, और इनके हॉलीवुड, बॉलीवुड, इनके बैंक और ये वो पता नहीं क्या-क्या इन्होंने अपना लगा रखा है। ब्रह्म कुमारियों ने कितना ये पैसा खर्चते हैं अपने पीआर में, अपने प्रमोशन में, अपने कैंपेन्स में। और बेसिक नीड लोगों की क्या है, बेसिक नीड है लव और इंटीमेसी। तो उसको ये रीइंटरप्रेट करते हैं कि जो लोनली पर्सन है, जिसको प्यार की जरूरत है, उसको स्पिरिचुअल सीकर बोल देते हैं। और जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लोस की थ्योरी है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है सबसे ऊपर पे आता है। यानी कि मास्लोस की थ्योरी मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, उसमें क्या है कि सबसे नीचे उसने पिरामिड बनाया है कि सबसे नीचे वो लोग रहेंगे, मतलब सबसे पहले नीड होती है खाने की, पानी की और हवा की, ब्रीदिंग की। तो ये मुसलमानों ने उसमें सेक्स भी ठूस दिया है, जबकि ये बात सही नहीं है, आप सेक्स के बिना रह सकते हैं। लेकिन मैं जब मैनेजमेंट पढ़ रही थी उस समय मुसलमानों ने ये जबरदस्ती क्लास में बताना शुरू कर दिया कि सेक्स भी एक एक बेसिक नीड है, जो कि नहीं है। उसके ऊपर आता है सोशल नीड्स। तो इसका आपको डायग्राम कहीं भी मिल जाएगा मास्लोस का। तो उसके ऊपर सोशल नीड मतलब कि उसमें क्या आपको प्यार वगैरह जो है वो मिले, ये आपकी वो नीड है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसने नहीं देखा हो, जिसने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हो, ये देखिए, ये है मास्लोस। ये बड़ा हो सकता है क्या, एक सेकेंड। तो देखो सबसे नीचे स्लीप
एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये हर व्यक्ति को चाहिए। इसके ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है, यानी कि आपको नौकरी चाहिए, आपको अपनी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए फैमिली वगैरह ये सब चाहिए। उसके ऊपर आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, आपको फैमिली और फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, आपको प्यार चाहिए। सबसे ऊपर है ये ऊपर है सेल्फ एस्टीम, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको अचीवमेंट चाहिए, किसी भी चीज में रिस्पेक्ट चाहिए, अपना अस्तित्व चाहिए। उसके ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैंने शुरू-शुरू में, जब मैं छोटी थी तो मैंने सबसे पहले अपनी जॉब करी, तो मैं उसमें लिखती थी, उसने कहा आपको इस जॉब से क्या चाहिए? मैं क्या कहती थी उस समय, इस बात को हो गए बहुत साल, तो मैं कहती थी मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करनी है। तो मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब स्वयं को प्राप्त कर लेना। यानी कि जब हम तृप्त हो जाते हैं, देखिए जब हम, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और जैसे, और कोई कार्य नहीं कर रहे इंजीनियरिंग का, कुछ और कार्य कर रहे हो, मतलब जो आपने पढ़ाई की है वो आप यूटिलाइज करते हो, जो पढ़ा है, तो आपको एक तृप्ति की फीलिंग होती है। और जो आपके, जो जॉब आप करते हो वो आपका हॉबी हो अगर, तो फिर आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप वही करोगे। जैसे इंडिया में तो हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि वो सोचते हैं भाई इसमें रेपुटेशन है, पैसे हैं। लेकिन अगर जो चीज आप बहुत पसंद करते हो, अगर आप वो काम करो, तो आपको एक भी दिन जॉब का जॉब नहीं लगेगा, फिर तो आपको हॉबी लगेगी। तो ये वही है। तो वापस आते हैं इस पर, तो ये कह रहा है कि तो हमें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, और हम कॉस्मोस से इन वन रहना चाहते हैं। कल्ट्स और मास थेरेपी में क्वेश्चन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। तो ये जो चुपचाप से आपको जो है हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो ये आपका कंसेंट लेके तो नहीं करते। तो अमेरिकन पब्लिक जो है वो, उन्होंने ये इस ढूंढ लिया है और ये सब। तो वैलिडिटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अब ये लोग कहते हैं लेखराज के अंदर शिव आता है, लेकिन इसकी क्या वैलिडिटी है? कुछ नहीं है, बस लेखराज ने कहा है भाई मैं तो डिवाइन हूं, ऐसे तो कल को कुछ कुछ भी बोल दे। जैसे मैंने पढ़ा था वो जो किताब थी, उसमें वो आदमी कह रहा था कि भाई धर्मराज ने होटल खोल रखा है एक, उसने, उसको भी विजन हुआ था, उसने देखा था लेखराज वहां झाड़ू लगा रहा था, वहां ये चकला चला रही थी ब्रह्म कुमारियां। तो इस तरह से कोई भी कुछ भी कह दे, उसमें क्या है? ये कोई वैलिडिटी नहीं है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की, और ये जज नहीं किया जा सकता। ये सेकुलरली प्रोड्यूस हो सकते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं हो सकते। और अगर आप एक ट्रेन्ड हिप्नोटिस्ट हैं तो आप किसी को ऐसे वो सजेशंस दे सकते हैं, जैसे आप किसी को हिप्नोटाइज करके बोल सकते हैं देखो तुम्हें ये धुंध दिख रही है ना, उसको आर्टिफिशियल लाइट दिखा के और बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल कुछ और दिखा के बोल सकते हैं कि देखो, देखो यहाँ पर सूर्य की, ये आपको सूर्य दिख रहा है ना, आपने आज सूर्य देख लिया। मैंने एक तस्वीर देखी थी लेखराज की, तो उसमें व्हाइट व्हाइट करके उसके आगे धुंध धुंध सी लगा के बोले देखो ये लेखराज का ऑरा है, ये लेखराज का ऑरा है। मैंने अभी देखा उसे, और मैंने सोचा ये तो तुम्हारी फोटो खींचने की मिस्टेक है, ये कोई ऑरा नहीं है। तो उसने वहां लगा रखा था ये तो लेखराज का ऑरा है। तो ये है। तो ये लोग जो है ना हिप्नोटाइज करके कुछ भी आपको बोल सकते हैं कि देखो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आपका रियल हो और डिवाइनली इंस्पायर्ड हो, आप कुछ भी दिख सकता है। और बहुत सारे प्रीचर जो हैं कैरिस्मेटिक होते हैं, कैरिस्मेटिक मतलब कि बहुत मैग्नेटिक और बड़े सुंदर से, बड़े आकर्षक होते हैं। या क्रिश्चियन प्रीचर जो होते हैं ना, जो इवेंजलिस्ट होते हैं, जो दूसरों को कन्वर्ट करने जाते हैं, जनरली देखने में सुंदर होते हैं, इसीलिए शिवानी और ये सब लोगों को ये लगाते हैं, सुंदर लड़कियों को, लोगों को खींचने में। मार्जरी गॉर्टनर ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, उसने कहा है कि सेकुलर मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज होती हैं, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस हैं यूएफओ विजिट्स के, जो कि हिप्नोटिकली एनहांस्ड इमेजिनेशन से हैं। अब तो बहुत ही हीटेड डिबेट भी हो गई है फोरेंसिक हिप्नोसिस में और एक्सपेरिमेंटल, कि ये तो फैंटेसी है और डिस्टॉर्टेड मेमोरीज हैं।
तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अ, अगर आप वेकिंग स्टेज में हो, तब आपको अगर कुछ दिखता है, तो आपको वो बहुत वैलिड लगता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो ही। अब जैसे वो आप उसको दिखता था कि लेखराज के पैर वहाँ बन जाते थे। वो कुछ सोते हुए नहीं देख रही थी, वो जागती अवस्था में देख रही थी। तो लोगों को लगता है हम तो जागते हुए चीज़ें देख रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी वैलिड होंगी क्योंकि हम कोई सो नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड ही हो क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कि आप आपकी आँखें खुली हों। क्योंकि ट्रांस लाइक स्टेट में आपकी आँख खुली भी हो सकती है। वैसे भी ये लोग जो मेडिटेशन कराते हैं, वो आँख खोल के कराते हैं ना, तो आप दिन भर जिस चीज़ की तस्वीर देखते हो, वही नज़र आती है। अगर आप एक लाल रोशनी को आँख खुले में देखो, तो थोड़ी देर में आप इधर-उधर देखो, तो लाल-लाल ही दिखेगा आपको। तो वही चीज़ जो आप देखते हो आँख खोल के, वही चीज़ दिखेगी आपको। ट्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली वैलिडेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि हम गॉड से उनकी रिटन ओपिनियन तो माँग नहीं सकते हैं। हिप्नोसिस में जो है इसको हाइटेंड करा जा सकता है, इस चीज को, कि आपको कोई भी चीज जो है अगर आपको दिखी या ऐसा कुछ हुआ तो वो आपको बहुत मैनिपुलेशन पॉसिबल है हिप्नोटिक स्टेट में। तो ये कह रहे हैं इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? सिस्टमैटिक रैपिड एंड रेडिकल एटीट्यूड बिहेवियर से ये। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि ये और भी माइंड कंट्रोल तब करते हैं जब आपको वो बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास तो फ्री चॉइस है। देखो जैसे कि ये भी एक तरह का वो है। जैसे मुसलमान कहते हैं विमेन को कि देखो ये हिंदू तो बड़े रिग्रेसिव है, मनुस्मृति तो बड़ी रिग्रेसिव है, लेकिन हम जो है ना वो अ, हम कहते हैं कि विमेन जो है वो तो जन्नत उनके पैरों के नीचे, जो माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। तो इस तरह वो आपको बताते हैं कि देखो हम तो विमेन के बारे में अच्छा सोचते हैं और दरअसल में वो बुरा सोचते हैं, लेकिन आपको ये चीज फील कराते हैं कि देखो हम तो बड़े मतलब विमेन के लिए हैं, जबकि वो ही सबसे ज्यादा अब्यूसिव है। तो दूसरे को बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज बताना। और ये तब है जब आप उसको ये बोलो कि भाई नहीं, तुम ही को दे दिए हमने बागडोर, देखो तुम ही हो। अ, मतलब करें कुछ और उनको ये दिखा दें कि देखो तुम्हारे पास तो फ्री चॉइस है, जबकि उनके पास फ्री चॉइस नहीं है। जैसे हिजाब इज अ फ्री चॉइस, लेकिन फ्री चॉइस नहीं है, क्योंकि विमेन को बोलते हैं ये तो भाई ये तो अपने मर्जी से हिजाब पहन रही है, ये तो इसकी फ्री चॉइस है। ऐसे आपने कई जगहों पे देखे होंगे बोर्ड भी कि विमेन कह रही है हिजाब इज माय हिजाब माय चॉइस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनको जो है हिजाब इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि अगर ये नहीं पहनेंगी और ये मुसलमान आदमी काफिर वुमन का रेप करते हैं और उसको रेप नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो माले गनीमत है, वो उनका राइट हैंड प्रोसेस है। तो जो कोई मुसलमान लड़की जो हिजाब नहीं करेगी और वो रेप हो गई, तो वो रेप क्लेम नहीं कर सकती, बल्कि उसको पत्थर मार मार के एडल्ट्री के जुर्म में उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इस वजह से वो हिजाब पहनती है। तो वो अब तुमने उसको मजबूर कर दिया और इस तरह ये भी दिखा दिया कि देखो हिजाब तो तुम्हारी चॉइस है, तुम मत पहनो, लेकिन अब वो मजबूर है पहनने को। तो ये दोहरी चाल है। तो ये वही बात है कि उनको अगर ये बोल दो कि ये तो तुमको तुम्हारी फ्री चॉइस है कि तुम ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करो, लेकिन अब वो मतलब ब्रह्म कुमारी में बने रहो, लेकिन अब उन पे फ्री चॉइस नहीं रह गई है, क्योंकि वो एक तरह से आपको हिप्नोटाइज्ड रखते हैं। और बहुत सारे कल्ट्स जो हैं वो इस तरह अनएथिकली बहुत कॉन्शियस ऑल्टरिंग टेक्निक्स और रिचुअल्स यूज करते हैं और बहुत सजेस्ट करते हैं उन हिप्नोसिस के समय, और आपको लॉन्ग टर्म डिसोसिएशन करा देते हैं और अपनी मिस्टिकल थिंकिंग जो है वो रीइंफोर्स करते हैं, कंडीशन बिहेवियर करते हैं, सेंसर करते हैं माइंड का। और सेंसरी इंफॉर्मेशन तो वैसे भी कट ऑफ होती है। देखो जैसे कि मैंने वो जो
एग्जाम्पल बताया था एक्सपेरिमेंट का कि स्कैल्पल से उसका हाथ काटा तो उसको दर्द नहीं महसूस हुआ, क्योंकि जब वो ट्रांस स्टेट में जाते हैं तो दिमाग रजिस्टर नहीं करता पेन को, उस समय आप किसी को कुछ भी पेन कर सकते हैं। तभी देखो ना, जो वो वुमन थी जिसके हस्बैंड ने उसको कितने सारे आदमियों के साथ सुला-सुला के रेप करवाया था, तो उसको पेन नहीं हुआ क्योंकि वो उसी स्टेट में थी। तो अब यही बोला है कि जो विशेज़ और इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट हैं, वो ही आपको रखने चाहिए, और यही एथिक्स कोड में है। जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इन सब के एसोसिएशन है, उसमें यही है कि जो एथिक्स यही कहते हैं कि आप उस क्लाइंट का जो फिजिकल वेल बीइंग है और मेंटल वेल बीइंग, उसको ध्यान में रखिए और मिसयूज मत करिए हिप्नोसिस को, क्योंकि प्रोलॉन्ग ट्रांस में रखने से व्यक्ति बिल्कुल ही उसकी वो शक्ति खत्म हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। बस इतना ही था आज के लिए। तो आज हमने पूरे में, मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगी, बस यही एक दो लाइन बोल देती हूँ कि आज हमने देखा कि अनैतिक सम्मोहन जो है, सम्मोहन में सजेशन नहीं होना चाहिए, पर ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो सजेशन देती हैं और प्रोलोंग करती हैं उसको, और आइसोलेट करके किसी अलग जगह पे ले जाते हैं, प्री हिप्नोसिक स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, जिसमें ये व्यक्ति को दूर कहीं ले जाके उसको अपने लोगों से काट कर और उनको इस तरह की सजेशंस देती हैं, और उस चीज को बार बार रिपीट करने से वो सेल्फ हिप्नोसिस में चले जाते हैं, और वो बार बार और बहुत समय तक बार बार हिप्नोटाइज करने से उनकी एबिलिटी भी खत्म हो जाती है, उनकी क्रिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाती है, और उसी समय वो उसको बहुत तरह के उसमें डाल देते हैं, उसको विजन्स दे सकते हैं। और इसके बाद कई बार ये लोग कल्ट छोड़ भी जाते हैं, तब भी वो फ्लोटिंग अवस्था में रहते हैं, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं, जिसमें दिमाग में धुंध जैसी होती है और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को ये चाहते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जो है अच्छा इनका पहले ये लव बम्बार्डिंग करते हैं, इसके बाद स्ट्रॉन्ग सजेशन देके फिर उसको बोलते हैं तू परफॉर्म कर सबके सामने, और उससे जो है यही तरीका है उसको धुंध में रखने का और अपनी मुरलियां ठूंसने का, और उस समय फैंटास्टिक नॉनसेंस भी व्यक्ति विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसका जो प्रीवियस सेल्फ है उससे डिसोसिएट कर देते हैं, उसका जो अब का सेल्फ है उससे, जो पुराना सेल्फ था उससे डिसोसिएशन हो जाता है उसका। हिप्नोटिक स्टेट में सेंसरी पेन भी नहीं होता। बस मुझे इतना ही कहना था, और आज के इसमें किसी को कुछ कहना हो तो मैं एक लिंक दे देती हूँ कि एंड में किसी को कुछ कहना हो इसी बारे में तो कह सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ, और नहीं तो कल मिलेंगे। कल मिलेंगे ऋग्वेद में। शिवो हम घिया, नमस्ते फ्रॉम स्ट्रासबर्ग फ्रांस, मूल उदयपुर राजस्थान इंडिया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड जी। शिवोहम जिया घिया जी, आप क्या बोलते हैं, आप एक्सबी के हैं क्या? अगर आप एक्सपी के हैं तो मैंने एक लिंक दे दिया, तो आप आ सकते हैं, बता सकते हैं आपका अपना इंडिविजुअल अनुभव। मैं भी पहले सोचती थी। हाँ बिल्कुल, ये सजेशन देते हैं और इसी तरह ये लोगों की प्रॉपर्टियां हड़पते हैं। आपको मालूम है कि ये जो सैफ के ऊपर ये हुआ है हमला, ये सब ये भी बेकार की बात है कि रोहिंग्या लड़के ने किया है हमला, और उसने अपना नाम हिंदू रख के आ गया, और मुसलमान मुसलमान पे क्यों अटैक करेगा? ये तो सैफ ने खुद ही करवाया होगा अटैक, क्योंकि ये जो है ना प्रॉपर्टी सारी, ये प्रॉपर्टी का चक्कर है। ये 15,000 कितने डॉलर की है, कितने प्रॉपर्टी जो है,
करीना को तो वैसे भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग जो है ना सोचते हैं, इनका शायद कोर्ट केस चल रहा है इसके ऊपर, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो ना इन्होंने वो कर दिया था इसके ऊपर, चेंज कर दिया था, कि भई जो नवाब हैं, उनकी जो रियासतें हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो उसका जो इन इन लोगों ने उस पर अदालत में केस डाला था, तो शायद उसी का चक्कर है ये प्रॉपर्टी का। जी। जी, वो है, वो रिपिटिशन है, ट्रांस लाइक स्टेट में जाने का। हुँ, जी, 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 शिवोहम जी, आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देखिए, उसमें मैंने सारे प्रूफ दिखाए हैं। वो वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट जो है ना उसके ऊपर बेस्ड है। वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट जो है उसमें 200 से ऊपर लोगों को जो है वो इंटरव्यू किया गया, और वहाँ पर पाकिस्तान जा जाके वो जो पुराने घर थे जहाँ हिंदू वीमेन को कैद करके रखा था, जहाँ वो वशीभूत रहती थी बेसमेंट में, वो सब जगह और गुप्त रास्ते और वो सब वहाँ पे सुरंगें वगैरह सब दिखाई हैं उसमें। हुँ, जी। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो मेरे ईमेल पे मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, और हम जो है वो एक स्ट्रीम आपके ऊपर एक्सक्लूसिवली करेंगे, और इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। और मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको आप जगह-जगह आगे भेजिए। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।